स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। रूस की क्रांति आपका एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसे हम करेंगे। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, रूस की क्रांति। इससे पहले हमने हिस्ट्री के काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए हुए हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पॉलिटिकल साइंस के भी करवाए हुए हैं, इकोनॉमिक्स के भी करवाए हुए हैं। तो आप जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स करवाए हुए हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो आज बात की जाएगी रूस की क्रांति की। तो रूस में क्या हुआ था आपको पता होगा, जब हमने प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा था तो उसमें जो रूस है, रशिया है, वो एकदम से बाहर हो गया था प्रथम विश्व युद्ध से। तो किस संधि के तहत हुआ था वो भी हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा जो रूस की क्रांति है एक ही वीडियो में आपकी क्या है कंप्लीट कर दी जाएगी। तो देखते हैं। तो रूस की जो क्रांति है वो दो फेज में हुई है। एक तो मार्च 1917 में हुई है और दूसरे अक्टूबर 1917 में हुई है। तो मार्च 1917 में, या फिर इसे फरवरी की क्रांति भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि जो फरवरी है उसमें क्या है, ये जो महीना था ये जूलियन कैलेंडर के अनुसार, यानी कि जो पुराना कैलेंडर था, रूस की क्रांति के बाद क्या हुआ था, जो कैलेंडर है वो चेंज हो गया था और वो किस पे आधारित था, ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर था। और ये जो जूलियन कैलेंडर है वो क्या था, ओल्ड कैलेंडर हो चुका है, पुराना कैलेंडर हो चुका है। तो पुराने कैलेंडर के अनुसार जो फरवरी है यानी कि फरवरी है उसमें क्या हुआ था, रूस की क्रांति शुरू हुई थी, पहले जो क्रांति हुई थी रूस की। और अक्टूबर में जो है वो क्या है, दूसरी क्रांति हुई थी। तो हम देखेंगे किस प्रकार से हुई, सारी चीज़ें देखेंगे हम। आपको ध्यान रखना 1917 की क्रांति है ये, तो इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो फरवरी की जो क्रांति थी 1917, इसे क्या है अभी 8 मार्च को, अगर ये न्यू कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मार्च 8 मार्च को क्या शुरू हुई थी, जिस दिन क्या है इंटरनेशनल वुमेन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया था, क्रांति में सहयोग दिया था, इसी वजह से। अब यहाँ पर देखिए, इसके कारण जो ये फरवरी क्रांति हुई थी इसके बाद क्या परिणाम हुए रूस में। तो सबसे पहली बात, जो जार था उसकी जो तानाशाही थी, उसका जो निरंकुश शासन था वो समाप्त हो गया था। तो जार कौन था, रूस में जो भी शासक हुआ करते थे उसे क्या जार कहा जाता था। और रूस की क्रांति में जो जार निकोलस द्वितीय है वो उसने मेन रोल अपना निभाया है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे ही जार की जो शासन व्यवस्था है वो समाप्त होती है, उसके बाद अस्थायी सरकार यानी कि अंतरिम जो सरकार है उसका गठन हो जाता है रूस में। तो ये 2 कदम हुए थे। अब उसके बाद जो अक्टूबर की क्रांति हुई थी उसके परिणाम से क्या हुआ, जो अस्थायी सरकार जो इसमें बनी थी, फरवरी की क्रांति के बाद जो बनी थी अस्थायी सरकार, वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और उसके स्थान पे बोल्शेविक जो सरकार है वो आती है, जो लेनिन है उसका प्रभुत्व करता है, लेनिन जो है इसका नेतृत्व करता है, वो बोल्शेविक सरकार क्या है गठन में आ जाती है, सत्ता में आ जाती है। तो हम देखेंगे जो बोल्शेविक मेनशेविक दोनों अलग भी हुए थे, तो किस प्रकार से हुए थे वो भी हमें देखना है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी है और यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस नज़र आए होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे उठा के तो उनमें दिखाई दिए होंगे, और अभी जो मेल का एग्ज़ाम हुआ है वो देखे होंगे तो उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अक्टूबर की क्रांति को क्या है, बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है या फिर अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो बोल्शेविक क्रांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बोल्शेविक जो है वो सत्ता में आई थी। अब ये रूस की जो क्रांति हुई है इसके क्या क्या कारण थे वो हमें देखना है, तो फटाफट देखते हैं। पहला जो कारण रहा है वो रहा है निरंकुश शासक। क्योंकि रूस जो था उसमें क्या था, एक निरंकुश शासक यानी कि जार निकोलस द्वितीय, उसका निरंकुश शासक हो चुका था, निरंकुश जो शासन है वो हो चुका था। 1914 की बात की जाए तो रूस में क्या है, रूस और उसके जो जितने भी साम्राज्य थे, क्योंकि उस टाइम पे जो रूस है वो अकेला नहीं था, रूस साम्राज्य कहा जाता था, यानी कि रशियन एम्पायर कहा जाता था वो इलाका। तो उसमें क्या जार निकोलस द्वितीय का शासन था, और जो जार था वो कुछ अलग से स्वभाव का था, यानी कि वो दैवीय अधिकार में विश्वास करता था। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, दैवीय अधिकार, जैसे कि हमने लुई 14 का देखा था फ्रांसीसी क्रांति में, वो भी दैवीय अधिकार में विश्वास रखता था। इसका मतलब होता है दैवीय अधिकार का कि जो शक्ति उन्हें प्राप्त हुई है शासन करने की, वो सीधे क्या है देवताओं ने दी है, ईश्वर ने उन्हें प्रदान की है।
तो ये था दैवीय अधिकार। तो इसमें विश्वास करता था और इसके साथ साथ जो निरंकुशता है उसको बनाए रखने के लिए हमेशा क्या है उसके पक्ष में कार्य करता रहता था। इसके साथ साथ जो जार निकोलस द्वितीय है वो उसको क्या है केवल और केवल जो अभिजात वर्ग हो गया और जो उच्च वर्ग हो गया उसका ही समर्थन प्राप्त था, यानी कि उसके सपोर्ट में कौन रहता था, अभिजात वर्ग हो गए और जो उच्च वर्ग है वही उनके समर्थन में रहते थे। बाकी जो किसान फार्मर्स हो गए, जो मजदूर वर्कर्स हो गए, वो सारे के सारे क्या है उससे अलग रहते थे, उसके पक्ष में नहीं रहते थे, यानी कि उसका साथ नहीं देते थे, उसका सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसी कारण क्या हुआ था, ये रूस की क्रांति क्या है ये इसलिए मेन है क्योंकि विश्व में वर्ल्ड पे उसका यही प्रभाव पड़ा है कि इसके तहत क्या हुआ, जो समाजवादी जो विचारधारा थी जो किताबों में ही रहती थी वो क्या हुई, उसको एक असली रूप मिला था रूस की क्रांति के बाद। और साथ ही साथ जो मजदूर हो गए, वर्कर्स हो गए और जो किसान फार्मर्स हैं उनके द्वारा पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके द्वारा क्रांति की गई थी। साथ ही साथ क्या है अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया था उन्होंने। तो ये था निरंकुश शासक, जिसके कारण क्या हुआ जार निरंकुश शासक था, इसी के कारण क्या हुआ आगे चलकर जो रूस की क्रांति वो हुई थी। अब देखेंगे हम जो कृषक हैं, क्योंकि मेन रोल इसमें जो कृषक और जो मजदूर हैं यानी कि जो फार्मर्स और जो वर्कर्स हैं उनका रोल रहा है। तो पहले हम फार्मर्स की बात करेंगे। तो उनकी जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी, बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। तो जो रूस था, अगर देखा जाए रूस में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो जनसंख्या थी, बहुसंख्यक कौन थे, जो कृषक थे वही बहुसंख्यक थे। अगर सन 1861 की बात की जाए तो उसमें क्या किया, रूस के शासक ने जो कृषि दास से मुक्ति के लिए क्या किया, एक राज घोषणा की कि अब क्या है जो किसान जो दास बनाए जाते हैं अब वो नहीं बनाए जाएंगे, उनसे मुक्ति दी जाएगी। इसको लेकर किसानों में क्या है एक भाव उत्पन्न हुआ कि हाँ हमारे लिए भी कुछ कार्य अब किया जाएगा। पर जैसे ही ये जो 1861 की राज घोषणा की गई, जैसा सोचा गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कृषि दास को, जो कृषि दास थे उन्हें समाप्त तो कर दिया गया, पर जो 1861 में जो फैसला दिया गया था, घोषणा की गई थी, उसके द्वारा एक जो कदम उठाया गया, भूमि का जो बंटवारा वो 2 भागों में किया गया। जैसा किसान सोच रहे थे कि उनके हक में काम होगा वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 2 भागों में भूमि का बंटवारा किया गया। पहला जो था वो भूस्वामियों के पास दे दिया गया, यानी किसानों को नहीं मिला। और यहाँ पर क्या विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे सारे के सारे जो ज़्यादातर किसान हैं, उनका मानना था कि जो भूमि है वो क्या है उनके पास होनी चाहिए, किसानों के पास। तो जो भूस्वामी है उनके पास हो गई पहले में, और दूसरे में जो ग्राम समुदाय के है उसको दे दी गई भूमि, यानी कि किसानों को तो नहीं मिली। अब यहाँ पर देखिए एक और कारण रहा किसानों के भड़कने का। जो भुगतान था वो किश्तों में करने के लिए व्यवस्था कर दी गई थी, यानी कि कैसी भी स्थिति हो किसानों को क्या करना पड़ेगा, भुगतान तो करना ही पड़ेगा, यानी कर तो देना ही पड़ेगा किसानों को। तो चाहे उसकी फसल खराब हो चाहे ठीक हो, कैसा भी उत्पादन हो, उसे क्या है भुगतान तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या सोचा गया कि जो भुगतान है वो क्या किश्तों में कर दी जाए। जो किसान है वो किश्तों में कर सकते हैं पर उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो उच्च वर्ग है उसे क्या है भूमि का जो पूर्ण स्वामी बना दिया गया, यानी कि जो उच्च वर्ग किसके समर्थन में था, जार के समर्थन में था। तो जार ने भी क्या किया, उच्च वर्ग के लिए क्या किया, ये कानून बना दिया कि जो उच्च वर्ग है वही क्या है भूमि का पूरी तौर पर स्वामी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो किसान है उन्हें तो इससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसे हुआ है, इस बात से उच्च वर्ग को हुआ है। तो इसी के लिए जो किसान है उनकी जो स्थिति में सुधार करने के लिए जो 1861 में किया गया था, बल्कि इनके सुधार के लिए नहीं, इनकी स्थिति को और भी ज़्यादा खराब बनाने के लिए चीज़ की गई थी। तो इसको लेकर क्या हुआ, जो किसान है वो तो अब बिल्कुल विरोध हो जाएंगे, जार के तो ऐसा ही हुआ। अब हम जो है देखेंगे मजदूरों की कैसी स्थिति थी। तो मजदूरों की स्थिति की बात की जाए तो उनकी भी स्थिति कुछ खास नहीं थी। जैसे ही अगर देखें सेंट पीटर्सबर्ग है रूस में एक प्रमुख जो एक क्षेत्र माना जा, सेंट पीटर्सबर्ग और जो मास्को इन दोनों में क्या हुआ था, औद्योगिक इलाके स्थापित हो गए थे, यानी कि ये जो थे यहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी। अब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है तो ये माना जाता है कि औद्योगिकरण के बाद क्या होता है, जो विकास होता है वो बहुत तेज गति से होता है, पर उस विकास के जो वो विकास होता है उसके पीछे कौन पिसता है, यानी कि किसको सबसे ज़्यादा क्या है ज़्यादा बुरी स्थिति होती है, वो होती है मजदूरों की, वर्कर्स की। किस तरीके से अगर देखा जाए औद्योगिकरण का टाइम आता है तो वहाँ पर क्या केवल उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का जो लालच है वो रहता है। तो यही चीज़ होती है और वर्कर्स को क्या है मजबूरन उनकी जो स्थिति होती है वो तो बिल्कुल ही घटिया होती है, जहाँ पर वो काम करते हैं जो फैक्ट्रीज होती हैं वो तो बिल्कुल ही घटिया होती है। साथ ही साथ क्या मजबूरन उन्हें बहुत अधिक
अधिक घंटे तक काम करना पड़ता है लगातार, एक पशु की तरह समझा जाता है उन्हें। और साथ ही साथ क्या है, उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनका जो वेतन है वो भी बहुत कम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उन्हें दे देंगे तो उनका मुनाफा नहीं होगा। तो यही स्थिति क्या हुई, रूस में हुई। तो रूस में क्या है, अगर हम देखें 1890 का जो दशक था, अगर उसमें देखें तो रेल नेटवर्क जो है वो फैला दिया गया था, जिसके कारण क्या है, उद्योगीकरण में जो है, यानी कि ये जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही थी वो और भी जोर पकड़ चुकी थी। तो रेल नेटवर्क कब आया रूस में? 1890 में आया, आपको ध्यान रखना है। और सन 1990 में क्या हुआ, जो कारीगर और जो कारखाना मजदूर थे, उनकी संख्या क्या हो गई थी, लगभग बराबर हो चुकी थी। यानी कि जो सन 1990 है उसमें जो कारीगर हैं, यानी कि काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, और कारखाना जो मजदूर हैं, उन दोनों का, यानी कि जो कारखाना और जो कारीगर हैं उन दोनों, यानी कि जो फैक्ट्रीज और जो वर्कर्स हैं, वो दोनों के दोनों क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। तो यानी कि जितनी फैक्ट्री हैं उतने ही वर्कर हो गए थे। इसका मतलब क्या है, फैक्ट्री तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और वर्कर्स क्या हैं, वही उतने के उतने ही रही है। यानी कि अब वर्कर्स पर क्या होगा, काम का जो लोड है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वर्कर्स ज़्यादा काम करना पड़ेगा वर्कर्स को। तो यही चीज़ हुई, और इसी के कारण क्या हुआ, रूस में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी हालात जो हो गई थी बहुत बदतर हो गई थी, बहुत ही ख़राब हो गई थी। और मजदूरों को क्या हुआ, राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे, कुछ भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। एक और चीज़ देखी गई, मज़दूरों में भी जो महिलाएं जो मज़दूर थी, उनकी अगर स्थिति देखा जाए तो वो और भी ज़्यादा ख़राब थी। काम तो महिला जो मज़दूर हैं उनसे भी उतना ही लिया जाता था जितना जो पुरुष मज़दूर हैं उनसे लिया जाता था। तो 1914 की बात की जाए, जो फैक्ट्री है उसमें मज़दूरों में जो औरतें हैं उनकी संख्या क्या है, 31% थी, ठीक है, 31% थी। लेकिन उन्हें पुरुषों के मुकाबले क्या है, बहुत ही कम वेतन मिलता था। ये माना जाता था, ये जो असमानता है, इनइक्वालिटी, वो की जाती थी उस टाइम पर। तो इसके कारण भी क्या है, जो स्थिति अगर हम देख रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। काम के घंटे बढ़ा दिए जाते थे और जो सैलरी है वो बहुत ही कम रखी जाती थी, जिसकी वजह से वो क्या है, अपना जो रोटी है वो भी अपना गुजारा नहीं कर पाते थे। अब देखेंगे हम, ये कारण भी रहा है रूस की क्रांति का, जिससे क्या है, जो मजदूर हैं वो भड़के थे। और इसके बाद क्या है, स्टार्टिंग में अगर रूस की क्रांति, फरवरी क्रांति हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा जो रूस की क्रांति है उसमें सबसे पहले क्या हुआ था, जो फैक्ट्री के जो मजदूर हैं उन्होंने ही क्या किया था, विद्रोह किया था, क्रांति की शुरुआत की थी। तब हम देखेंगे। अब देखिए, नवीन मध्यम वर्ग जो है वो असंतोष में आ गया था। यानी कि अब रूस में क्या था, एक मध्यम वर्ग जो है वो उत्पन्न हो गया था, और उसी ने क्या किया, सबको जगाने की जो है, जागरूक करने का काम किया। किस प्रकार से किया, नवीन जो मध्यम वर्ग है उसका उदय हुआ था। तो नवीन जो मध्यम वर्ग है उसमें कौन कौन है, नवीन मध्यम वर्ग में कौन कौन था, जैसे कि उद्योगपति हो गए, व्यापारी थे, पत्रकार और बुद्धिजीवी, इसका वर्ग आ गया था। और जार ने क्या किया था, जार से इन्होंने जो राजनीतिक सुधार करने के लिए और एक उदार शासन के लिए, यानी कि ठीक से शासन करने के लिए और राजनीतिक जो सुधार है वो करने के लिए मांग की थी। तो ये मांग की थी, पर जार का तो निरंकुश शासक था, तो वो उनकी मांग क्यों मानेगा, उसने इनकी मांग को ठुकरा दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो जार से जो भी द्वेष रखता था, उसका विरोध करता था, उससे घृणा करता था, तो इन सब में क्या हुआ, यानी कि जार से जो भी क्या है उसके विरुद्ध था, जार के जो भी विरुद्ध था, उसके अंदर क्या हुई, अब असंतोष की भावना उत्पन्न होने और भी ज़्यादा शुरू हो गई कि हाँ, हमारी बातों को तो बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो रूस में जो मार्क्सवाद है उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। मैंने आपको बताया था जो रूस है उसमें क्या हुआ था, जो मार्क्सवाद है, कार्ल मार्क्स जो है उसकी जो विचारधारा है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था, जिसके बाद क्या जो समाजवाद है उसका उदय हुआ था। तो देखिए, औद्योगिकरण का जो प्रारंभ होने के बाद क्या हुआ, जो मजदूर हैं, मजदूर संगठनों की स्थापना होनी शुरू हो गई थी। और क्योंकि जो और ये जो मजदूर थे वो किससे प्रभावित होकर मजदूर संगठन बना रहे थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर बना रहे थे। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जितना जो मजदूर है, जितना क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उसके अनुसार ही उन्हें क्या वेतन भी मिलना चाहिए। तो इसी विचार से प्रभावित होकर वो क्या मजदूर संगठन की स्थापना करनी शुरू कर दी थी। अब देखिए, जो रूस है उसमें समाजवाद, किस प्रकार से रूस में जो समाजवाद है उसका उदय हुआ था। अगर 1914 की बात की जाए तो उसमें क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें क्या गैर कानूनी माना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बना था, आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि जो रूस में 1914 में जितनी भी पार्टियां थी, या फिर एक पार्टी का नाम इन्होंने दे दिया और उससे पूछा गया था कि ये जो पार्टी किस प्रकार की थी, और उसमें ऑप्शन में दे रखा था गैर कानूनी। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी है।
तो 1914 में जो पार्टियां थी वो गैर कानूनी थी, यानी कि अपने आप को पार्टी तो बना लेती थी, अपने आप को एक संगठन के तौर पर रखती थी, परंतु उसमें रूस में क्या है जार का शासन था और जार क्या है किसी भी पार्टी को मान्यता नहीं देता था और उन्हीं पार्टियों को गैर कानूनी बताता था। अब देखिए 1898 में जो पार्टी बनी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये क्या है मार्क्स से प्रभावित थी और इसका नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था इसका नेतृत्व। इसी के बाद जो है बोल्शेविक पार्टी जो है इसी में से आती है, आपको ध्यान रखना है। और 1909 सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है वो भी बनी थी। अब हम देखेंगे जो बोल्शेविक और मेनशेविक है उनका जो विभाजन हुआ था, कब हुआ था उनका विभाजन हुआ था 1903 में, आपको ध्यान रखना है बोल्शेविक और मेनशेविक पार्टी का। तो लेनिन का जो विचार है उससे क्या है प्रभावित थी बोल्शेविक पार्टी, आपको ध्यान रखना है। और लेनिन का क्या विचार था, जो किसान है वो क्या है एकजुट नहीं हो सकते हैं, यानी किसानों में क्या है भिन्नता है, वो उनके अंदर भी क्या है भिन्नता है, वो अमीर कोई किसान तो अमीर है, किसी के पास भूमि है, कोई भूमिहीन है, कोई गरीब है, इस तरीके से किसानों में भिन्नता है और वो भी क्या है एकजुट नहीं हो सकते, ये क्या लेनिन का मानना था। और मेनशेविक जो थे यानी कि मेनशेविक विचारधारा वाले जो थे वो इसका बिल्कुल विरुद्ध थे, यानी कि उनका मानना था कि जो किसान है वो भी क्या एकजुट हो सकते हैं, यानी कि इनकी विचारधाराओं में क्या थी भिन्नता थी। अब हम देखेंगे जो ये दो खेमे थे, यानी कि बोल्शेविक में जो दो खेमे थे वो क्या है अब विभाजित हो गए थे। तो पहला जो खेमा था जिसके अंदर क्या है वालमदिमीर जो लेनिन है वो इसका नेतृत्व करते थे, यानी कि बोल्शेविक पार्टी की बात की जा रही है यहाँ पर, उसका नेतृत्व कौन करते थे, वालमदिमीर लेनिन करते थे। और इनका मानना था कि जार जो है वो उसका जो शासन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है निरंकुश है और इस पर नियंत्रण रखने के लिए एक अनुशासित जो पार्टी है उसकी ज़रूरत है, यानी कि उसमें जो सदस्य होंगे वो भी गिने चुने होंगे, ऐसा मानना था लेनिन का। तो लेनिन बोल्शेविक का नेतृत्व करते थे। परंतु जो दूसरा खेमा था इसी के अंदर, जो दूसरा जो ग्रुप था इसी के अंदर, दूसरी विचारधारा वाला जो ग्रुप था यानी कि मेनशेविक, उनका मानना था कि जो पार्टी है उसमें क्या सभी जो सदस्य हैं सभी को सदस्यता प्राप्त करने का हक है पूरा का पूरा, ऐसा मेनशेविक का मानना था। तो बोल्शेविक और मेनशेविक दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी और इसी को लेकर 1903 में इन दोनों के बीच में क्या होता है विभाजन हो गया था। अब हम देखेंगे जो बोल्शेविक है, वैसे तो बोल्शेविक का नाम, जो बोल्शेविक का अगर अर्थ देखा जाए तो इसका होता है मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक बोल्शेविक में। पर अगर देखा जाए इनकी जो विचारधारा थी इनके अनुसार क्या था कि जो पार्टी है उसमें क्या होने चाहिए, गिने चुने जो सदस्य वो होने चाहिए और अनुशासित सदस्य होने चाहिए। तो जो मेजॉरिटी है वो नहीं थी, तो ये बिल्कुल अलग था इसके नाम से। और मेनशेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी, यानी कि कम मात्रा में अल्पसंख्यक। अब जो मेनशेविक है उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी, तो जैसा इनका नाम था पार्टियों का वो इनसे बिल्कुल अलग थे। अब हम देखेंगे जो जार की साम्राज्यवादी नीतियां हैं वो किस प्रकार की थी और जिसके कारण क्या हुआ, जो रूस की क्रांति है वो हुई। तो जार है उस टाइम पर जो रूसी साम्राज्य है वो क्या कर रहा था, अपना विस्तार कर रहा था, यानी कि साम्राज्यवाद जो है वो फैल रहा था रूस के द्वारा भी। तो रूस में जो जार थे उसने क्या किया था, यूरोप और एशिया की बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जिनको इन्होंने क्या कर लिया था, जीत लिया था। और उसके बाद इन पर क्या किया, इन पर रूसी भाषा और जो संस्कृति है वो लादने की कोशिश की, वो थोपने की कोशिश की। तो जब उनकी संस्कृति उनसे छीनी जा रही थी, उनकी भाषा उनसे छीनी जा रही थी, जो ये जीते हुए जो देश थे, जीते हुए जो राष्ट्र थे, तो इसलिए क्या है अब उनके यानी कि ये जो राष्ट्र जिन पर ये भाषा थोपी जा रही थी, जीते हुए जो राष्ट्र थे यूरोप और एशिया के, उनके मन में क्या हुआ, जार के प्रति क्या हुआ, घृणा का जो भाव है वो बढ़ गया था। तो ये भी एक कारण रहा। अब देखिए जो जापान के साथ और जापान और रूस का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1905 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। तो जापान और रूस का जो युद्ध हुआ उसमें क्या है, रूस एक इतनी बड़ी जो शक्ति बन के घूम रहा था, वो क्या हुआ था, वो जापान से हार गया था। और ये कारण रहा, कैसे रहा, ये मेन कारण भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसी के बाद जो रूसी जो जनता थी उसे पता चला अभी तक जो रूस का जो जार था वो क्या कर रहा था, अपनी जो हारें हो रही थी, जिसमें भी वो पराजित हो रहा था, अपनी जो शक्तियाँ कम हो रही थी उसकी, उसे छिपा कर बैठा हुआ था। जब क्या है विश्व में रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो रूस है वो हार गया। तो इसके बाद रूसी जनता को पता चल गया अब क्या जार के पास इतनी शक्ति नहीं रही है, जार जो है वो अब क्या है शक्तिहीन होता जा रहा है।
अब एक बार हम मैप पे ध्यान दे लेते हैं कि 1905 में जो रूस और जापान है उनका युद्ध क्यों हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर जो है रशियन एम्पायर है, ये पूरा जो ये है रशियन एम्पायर है, ये क्या है जापानीज़ एम्पायर है, आप देख सकते हैं। और इन दोनों में जो युद्ध हुआ था 1905 में, उसका जो कारण था वो ये था कि जो ये मंचूरियन ये वाला जो क्षेत्र है और ये जो कोरिया का जो ये क्षेत्र है, इन पर क्या है रशिया क्या चाहता था, इन पर कंट्रोल चाहता था। और यहाँ से जो जापान है वो चाहता था इन पर कंट्रोल। तो इसी को लेकर क्या होता है इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें क्या है जो जापान है वो जीत गया था और रशिया हार गया था। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध, अगर तत्कालिक कारण की बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध इसमें मेन तत्कालिक कारण किस प्रकार से है, जैसे मैंने आपको बताया 1914, जैसे मैंने आपको बताया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि जो रूस है उसका भी मेन रोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध करने में। किस प्रकार से रहा है, अगर वो देखना है तो प्रथम विश्व युद्ध वाली आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो 1914 में क्या हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें रूस क्या हो गया था, शामिल हो गया था। इसी के बाद क्या हुआ, इसके कारण जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें रूस ने बहुत ज़्यादा जो है नुकसान झेला था। किस प्रकार से झेला, जो भी महाशक्तियां बनकर बैठे हुए थे वर्ल्ड में, जो विश्व में, अब वो क्या हो गई थी, उनकी पावर इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गई थी, समाप्त होते हुए जा रही थी। किस प्रकार से हुई रूस की, वो हमें देखनी है। तो 1917 की बात की जाए तो रूस में जो सेना है, रूसी जो सेना थी, क्योंकि सेना जो है जो किसान थे उन्हें क्या है, जो हट्टे खट्टे जो किसान थे उन्हें क्या है, नौजवान जो थे उन्हें क्या है सेना में जो भर्ती करके और युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। तो इसके कारण क्या हुआ कि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी जो ट्रेनिंग है वो नहीं दी जा रही थी, साथ ही साथ भोजन जो है वो भी नहीं दिया जा रहा था सही प्रकार का, और जो व्यवस्था थी वो भी सही प्रकार की नहीं थी। इसके कारण क्या हुआ, रूस में बहुत अधिक मात्रा में जो सेना है उसे क्या है उसकी मौत हुई थी। 70 लाख जो सैनिक है वो मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था और इससे क्या हो रहा था, सबके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा था। तो अब देखिए जो 30 लाख से भी जो ज़्यादा शरणार्थी है, क्योंकि रूस क्या है हारता हुआ जा रहा था, तो इसके कारण क्या हुआ, जो जर्मनी था उसने क्या किया, रूस की जो क्षेत्र है उन पर कब्जा करना शुरू करता चला गया, जिसके कारण क्या हुआ 30 लाख से भी ज़्यादा जो शरणार्थी है वो हो गए थे। उद्योगों पर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। क्यों पड़ा था, क्योंकि जो उद्योगों पर जहाँ से भी जो जर्मनी है, जर्मनी ने क्या कर लिया था, जो क्षेत्र जीत लिए थे जहाँ से रूस के पास क्या जा रहा था, कच्चा माल आता था उद्योगों के लिए, अब वो आना बंद हो गया था। तो जिससे क्या होगा, उद्योग धंधे जो है वो ठप हो जाएंगे। इसके साथ 1916 में क्या हुआ था, जो रेलवे लाइन है वो भी टूटनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण क्या है उद्योगों का जो पर्यावरण का जो उद्योगों का जो यातायात का जो साधन था ये खराब होना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ अगर देखा जाए 1916 में रूस का ऐसा हाल हो गया था कि 1916 की जो सर्दियाँ थी उसमें क्या हुआ, रोटी की जो दुकान है वहाँ पर दंगे होने शुरू हो गए थे। यानी कि जो व्यक्ति हैं, रूस में रहने वाली जो जनता है, उन्हें क्या है रोटी के लिए भी क्या आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर किसी देश में ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसका नाम, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस के बहुत सारे इलाके जो हैं जीत लिए थे, हड़प लिए थे, तो इसके कारण क्या हुआ, जर्मनी के साथ जो भावना थी वो क्या हो गई थी, वो बिगड़ गई थी। और जर्मनी में जो सेंट पीटर्सबर्ग है इसका नाम रखा गया था, इसी भावना के कारण इसका नाम बदलकर पेट्रोगार्द कर दिया। आपको ध्यान रखना है पेट्रोगार्द। इसके बाद क्या है, जो लेनिन आता है तो लेनिन क्या करता है, इस क्षेत्र का नाम अपने नाम पर रख देता है लेनिनग्राद। आपको ध्यान रखना है लेनिनग्राद। इसके बाद सही तौर पर 1991 में जाकर क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम है दोबारा से यही रखा गया। तो ये प्रक्रिया रही इसके नाम को लेकर। अब हम देखेंगे कि जो खूनी रविवार था क्यों कहा जाता है, यानी कि ब्लडी संडे, ये हुआ था 22 जनवरी 1905। ये घटना हुई थी जिस दिन बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ था, रूस की जो जनता है उसकी मौत हुई थी। तो यहाँ पर इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ था, क्यों कहा जाता है, क्योंकि रूस में क्या हुआ, जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसमें जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुँच गए थे, और वो भी कहाँ पर पहुँचे थे, क्विंटर पैलेस में पहुँच गए थे। क्विंटर पैलेस यानी कि जो जार का महल था उसके बाहर पहुंच गए थे प्रदर्शन करने के लिए। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, फादर जॉर्जी अपोलोविच गैपोन। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली इसे गैपोन कहा जाता है। तो ये इनका नेतृत्व कर रहे थे और ये कहाँ पहुंचे, जार के पास याचिका लेकर पहुंचे। और अक्टूबर 1905 में पहली जो संसद है वो की गई थी।
ये जो जार के पास याचिका लेकर पहुंचे थे, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जार को क्या करना पड़ा, अक्टूबर 1905 में पहली जो संसद है उसका गठन करना पड़ा था, जिसे ड्यूमा कहा गया। और ये क्या है, क्योंकि जार तो ऐसा करने के लिए राजी नहीं था, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा करके 10 सप्ताह के अंदर ही क्या कर दिया था, ड्यूमा को समाप्त कर दिया था। और फरवरी क्रांति के अंदर भी क्या, ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया था। तो वो अब हम देखेंगे फरवरी क्रांति। अब हम देखेंगे कि जो रूस की क्रांति है उसके कारण तो हमने सारे देख लिए, अब जो मेन क्रांति है वो हमें देखनी है। तो जो कारण है वहाँ से भी आपके क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। तो रूस की जो क्रांति है 1917 में हुई थी, आपको पता है ये बात। तो जैसे मैंने बताया दो उसमें हुई थी, ये पहला फरवरी और दूसरा अक्टूबर। तो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग फरवरी और अक्टूबर जो महीना था, पर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था ये नया कैलेंडर था, और इसके अकॉर्डिंग जो रूसी क्रांति है वो 8 मार्च जो है उसे स्टार्ट हुई थी। और इस दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर इसे सेलिब्रेट किया गया था। क्यों किया गया था वो भी हम देखेंगे। और जो दूसरी जो क्रांति हुई थी रूस में, वो 1917 में नवंबर में स्टार्ट हुई ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखेंगे फरवरी क्रांति सबसे पहले हम। तो जो फरवरी क्रांति है उसके कुछ ये घटनाक्रम रहे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो 22 फरवरी को क्या हुआ था, 22 फरवरी को एक जो फैक्ट्री है उसमें तालाबंदी कर दी गई थी, यानी कि बंद कर दी गई थी आंदोलन के तौर पर। और इसके अगले दिन ही क्या हुआ, जो 50 फैक्ट्री हैं उन्होंने इस फैक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए क्या किया, उन मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। यानी कि इतनी अधिक मात्रा में क्या हो रहा था, अब विरोध हो रहा था जार का। अब क्या हुआ इसके बाद, क्योंकि आपको पता होगा जो मजदूर हैं उनका हमने देखा किस तरीके से उनकी स्थिति खराब थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने ऐसा किया। जो हड़ताल थी उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो औरत जो थी, जो फीमेल थी, जो वुमेंस थी, वो क्या कर रही थी, वो सपोर्ट कर रही थी, वो नेतृत्व कर रही थी। यानी कि अधिक मात्रा में जो औरतें हैं वो क्या है, वो इनमें दिखाई दी। इसी कारण क्या हुआ, जो ये दिन है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर क्या है, सेलिब्रेट किया जाता है अभी भी। अब इसके बाद देखिए जो 25 फरवरी है उसमें क्या हुआ, सरकार ने ड्यूमा जो है उसे बर्खास्त कर दिया। ये ड्यूमा जो थी वो जो बनाई गई थी वो यहाँ पर बर्खास्त कर दी थी 25 फरवरी को सरकार ने, यानी कि जार ने। और 26 को क्या किया, 26 को जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने क्या किया, इसका बदला लेने के लिए 26 को प्रदर्शनकारियों ने बाय तट पर क्या किया, यानी कि रूस में जो बाया तट था वहाँ पर जाकर वो क्या हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे, एकत्रित हो गए थे। और 27 को क्या किया, उन्होंने जो पुलिस का जो मुख्यालय वहाँ पर जाकर हमला कर दिया। तो बड़ी बात थी ये रूस के लिए। तो इसको देखते हुए सरकार ने इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या किया, जो घुड़सवार हैं, यानी कि जो सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक थे, उन्हें आदेश दिया कि तुम क्या करो, अब उन पर जाकर गोलियां चला दो, प्रदर्शनकारियों पर जाकर गोलियां चला दो। फिर उन्होंने, ये जो सैनिक थे, इन्होंने साफ तौर पर क्या कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम क्या है इन मजदूर पर गोलियां नहीं चलाएंगे। इसी के बाद क्या हो, जो मजदूर थे जो ये विरोध कर रहे थे, इन्हें क्या है अब ताकत मिल गई, पावर मिल गई, पता चल गया कि जो ये जो सैनिक है वो क्या है हमारे साथ हो चुके हैं, हमारे सपोर्ट में हो चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया सैनिक क्यों विरोध में थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में क्या है शामिल हो गया था रूस, और उसमें क्या सैनिकों की बहुत बुरी स्थिति थी, तो इसके कारण विरोध में थे। अब क्या हुआ, उसके बाद जो सिपाही यानी कि जो सैनिक है और जो मजदूर हैं वो दोनों मिल गए, और उन्होंने क्या किया, सोवियत और परिषद जो है उसका गठन करने के लिए वो क्या हुए, उसी जो इमारत है वहाँ पर जाकर इकट्ठा हुए जहाँ पर क्या होती थी, ड्यूमा की बैठक होती थी, आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर क्या हुआ, पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अब इसके बाद देखना है हमें कि जो सोवियत और जो ड्यूमा है उसमें क्या हुआ था, नेताओं की जो अंतरिम सरकार है उसका गठन हो गया था। और ये जो अंतरिम सरकार थी इसमें जो मेनशेविक है, मुख्य रूप से जो मेनशेविक की सरकार कही जा सकती है ये, तो मेनशेविक थे, उसकी सरकार बनी, अंतरिम सरकार बनी रूस के अंदर, इसे प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जो 2 मार्च है उसमें क्या हुआ, जार ने जो अपना शासन है उसका अंत कर दिया, क्योंकि जो अंतरिम सरकार है वहाँ से क्या हुआ, जो नेता है वो गए जार के पास और उन्होंने कहा कि क्या है, या तो तुम क्या है अपना जो शासन है वो समाप्त कर दो, अपनी राजगद्दी छोड़ दो, या फिर उसका विरोध किया जाएगा। तो इसके लिए जार ने देखा कि अब क्या है, अब तो मेरा जो शासन है वो नहीं जम सकता है, तो जार को क्या अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी 2 मार्च को। तो ये थी आपकी फरवरी क्रांति। और इसके बाद 2 ऐसी गलतियाँ हुई जिसके कारण क्या हुआ, जो अक्टूबर की क्रांति है उसकी शुरुआत हुई। क्या 2 गलतियां थी, जो फरवरी की क्रांति थी उसमें जो जनता थी वो ये चाहती थी कि फरवरी की जो क्रांति हम ये कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, यानी कि उन्हें तो नहीं पता था कि बाद में भी क्रांति होगी, तो उनके लिए तो ये रूस की क्रांति थी जनता के लिए।
तो ये जो क्रांति की जा रही है, उन्होंने दो मांगे की थी कि पहला तो क्या है, चुनाव करवाया जाएगा, पर मेनशेविक की जो अंतरिम सरकार बनी उसमें ये जो चुनाव है वो नहीं करवाया उन्होंने, तो ये गलती रही। दूसरी जो जनता की मांग थी कि प्रथम विश्व युद्ध से क्या होना है, समाप्त कर देना है, उससे अलग हो जाना है रूस को, तो वो भी नहीं किया गया। तो दोनों जो मांगे जनता की वो क्या है, सरकार ने नहीं मानी। ये जो दो गलतियां ऐसी हुई जिसके कारण क्या हुआ, अक्टूबर की जो क्रांति है वो शुरू हुई। अब अक्टूबर की क्रांति की बात की जाए तो अक्टूबर की क्रांति का अगर हम देखें तो उसमें क्या हुआ था, अप्रैल 1917 में, क्योंकि अब देखा गया जो बोल्शेविक जो नेता जो क्या है पहले भाग गए थे रूस से, व्लादिमीर लेनिन, क्योंकि जब बोल्शेविक पार्टी का विरोध किया गया था, क्या किया था, ये रूस से बाहर चले गए थे, भाग गए थे, तो रूस से बाहर चले गए थे। इन्होंने देखा कि अब क्या जार का शासन समाप्त हो गया और मेनशेविक सत्ता में आ गया अंतरिम सरकार के तौर पर, तो ये क्या है अप्रैल 1917 में क्या आते हैं, रूस में आते हैं, और इन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, जो जनता की मांग थी उसे नहीं माना जा रहा है, और लेनिन क्या है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, तो इन्होंने क्या किया, अप्रैल थीसिस, ये जो तीन मांगे हैं इन्हें अप्रैल थीसिस कहा जाता है। लेनिन ने तीन मांगे मांगी, किससे, मेनशेविक से मांगी, यानी कि अंतरिम सरकार से मांगी। पहली जो मांग थी लेनिन की ये थी कि युद्ध समाप्त किया जाए, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो समाप्त कर दिया जाए, समाप्त मतलब रूस क्या है उससे बाहर हो जाए, इसका मतलब ये था। दूसरी, सारी ज़मीन जो है किसानों को दी जाए, यानी किसानों के हक में बात कर दी, तो किसान तो अब इनके साइड होने ही थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, तीन मांगी मांगी गई थी, परंतु ये तीन मांगे अस्वीकार कर दी गई। उसके बाद जो बोल्शेविक पार्टी थी, लेनिन की जो ये बोल्शेविक पार्टी थी, इसने क्या किया, अपना जो रेडिकल स्वरूप है उसे दिखाने के लिए अपनी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। और ये आगे चलकर क्या हुआ था, ये जो पार्टी 70 साल तक इन्होंने राज किया था जब यूएसएसआर बन गया था रूसी क्रांति के बाद। तो अब जो है ये बोल्शेविक जो पार्टी है उसने कम्युनिस्ट पार्टी बना ली अपनी। इसके बाद क्या किया, बोल्शेविक जो थे उन्होंने बहुत आसानी से क्या किया, रूस पे अपना जो अधिकार है वो कर लिया था। किस प्रकार से कि अब हम देखेंगे 16 अक्टूबर 1917 को जो लेनिन है उसने क्या किया, पेट्रोग्राद में जो सोवियत और बोल्शेविक पार्टी, हमने देखा था कि जब फरवरी की क्रांति हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, सोवियत और जो मेनशेविक पार्टी थी वो आपस में मिल गई थी, जो मजदूर थे और जो सैनिक थे वो मिल गए थे, उन्होंने सोवियत बना लिया था परिषद बना लिया था। और उसके बाद क्या है, जो मेनशेविक पार्टी है उसकी अंतरिम सरकार बना दी थी। अब क्या किया, 16 अक्टूबर 1917 को जो पेट्रोग्राद यानी कि जो सेंट पीटर्सबर्ग का जो क्षेत्र था उसमें जाकर क्या किया, इन्होंने सोवियत यानी कि जो परिषद है और जो बोल्शेविक पार्टी है उन्होंने आपस में मिलकर जो सत्ता पर कब्जा करने के लिए ये दोनों के दोनों राजी हो गए थे। यानी कि बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया, जो सोवियत है उसे मना लिया था सत्ता में आने के लिए, सत्ता में कब्जा करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का अधिकार स्थापित करने के लिए। अब 24 अक्टूबर के क्या हुआ, क्योंकि ऐसा करने के बाद जो मेनशेविक है वो तो चुप नहीं बैठेंगे, 24 अक्टूबर को विद्रोह जो है वो शुरू हो गया था। और इस विद्रोह में क्या हुआ था, जो बोल्शेविक है वही जीता था। इसके बाद जो है रूस में जो है गृह युद्ध भी हुआ था। गृह युद्ध का मतलब होता है रूस जो है उसके अंदर ही युद्ध होना, आपस में युद्ध होना। तो दो जो समूह थे उनके बीच में युद्ध हो रहा था, एक तो रेड्स थे और दूसरे वाइट्स थे। जो रेड्स से आपको ध्यान रखना है वो बोल्शेविक थे, और जो वाइट्स थे आपको ध्यान रखना है उसमें बहुत सारे थे, जैसे कि जार का समर्थन करने वाले, यानी कि जार के पक्ष में जो थे, जार के सपोर्टर्स जो थे वो इसमें आते हैं, फ्रांस, यूएसए यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन, क्योंकि सारे के सारे देश चाहते थे कि जो ये समाजवाद जो है जो रूस में फैल रहा है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल समाजवाद के खिलाफ थे, और ये क्या है, जो पूंजीवाद है उसके पक्ष में थे। तो इसको लेकर क्या है, ये जो है वाइट्स के साथ हो गई, सपोर्ट हो गया इनका वाइट्स के साथ। तो इसको लेकर वाइट्स और रेड्स के बीच में क्या होता है, युद्ध हुआ था, और इसमें वाइट्स की हार हुई। और जो जार है, क्योंकि वाइट्स की हार के बाद जो जार और उसका जो परिवार था उसका खात्मा कर दिया गया बोल्शेविकों के द्वारा। और इसके बाद 1922 के दिसंबर में जो यूएसएसआर है उसकी स्थापना होती है, उसका गठन होता है, और धीरे धीरे क्या करता है, यूएसएसआर जो है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है, और दूसरा विश्व युद्ध होता है उसमें भी शामिल होता है। उसके बाद क्या है, ये 1991 तक क्या रहता है, पूरा का पूरा जो इसका जो शक्ति है वो बनी रहती है, पर धीरे धीरे से शक्ति कहीं ना कहीं ख़त्म होती जाती है, और जनता को जब एहसास होता है तो इसका विघटन भी हो जाता है। तो यूएसएसआर जिसमें क्या है 15 जो देश थे वो शामिल थे, उसका एक क्या था, गठन था ये।
अब हम देखेंगे, हमें डीप में नहीं जाना यूएसएसआर के बारे में, हमें देखना है अक्टूबर की जो क्रांति ये हुई थी इसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, रूस में क्या क्या बदलाव हुआ। तो पहला हुआ था जो उद्योग और जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जैसे कि बोल्शेविक लेनिन की मांग थी कि जो राष्ट्रीयकरण है बैंकों का किया जाना चाहिए। तो जैसे ही उसने मांग की थी वैसा ही उसने काम किया। तो उसने नवंबर 1917 में क्या किया, जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। और जो किसान जो थे, क्योंकि उसने किसानों के लिए ज़मीन की मांग की थी, तो जो किसानों को ये हक दे दिया गया कि वो क्या करे, जो सामंतों की जो ज़मीन है उन पर कब्जा कर लिए। उनका जो घर था उसमें क्या सामंतों के रहने के लिए जो जगह है वो छोड़कर बाकी सारी पर क्या है जो जनता है वो क्या कर सकती है, वो ले सकती है उनके घर को, ऐसा कर दिया गया था। इसके साथ साथ जो सेना है और जो सरकार है उसके जो अफसर है उनकी वर्दियाँ बदल दी गई थी। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें क्या दिखाना था कि यूएसएसआर जो अलग है, रूस से अलग हो चुका है अब, यानी कि रूस भी उसमें शामिल था और उसमें जो रूस है उसे महत्व दिया गया था। इसी कारण क्या होता है, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो जो रूस है उसे सारी की सारी वही जो है वो अधिकार मिल गए जो यूएसएसआर के पास थी, यानी कि रूस उत्तराधिकारी बन गया। यूएनओ में जो वीटो पावर है वो क्या है, रूस को मिली यूएसएसआर के बदले में, यानी कि यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के तौर पर। अब यहाँ पर देखिए जो वर्दियाँ हैं वो बदल दी गई थी। 1918 में जो परिधान प्रतियोगिता है वो रखी गई थी। परिधान का मतलब वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, तो उसकी प्रतियोगिता की गई थी जिसमें क्या है, सोवियत टोपी का चुनाव करना था। सोवियत जो टोपी है वो देखनी थी कि कौन सी होनी चाहिए, तो उसको लेकर हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अब जो रूस में जो एक क्रांति हुई थी उसका क्या प्रभाव पड़े वो मेन है आपका। तो जो रूस की क्रांति के संबंध में जो प्रोलास्की है उसने कुछ कहा है। क्या कहा है कि ईसा के जन्म के बाद रूस की जो क्रांति है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना माना गया है। रूस की क्रांति का मकसद शोषित वर्गों का शोषण से मुक्त करना था, यानी कि जो शोषित वर्ग था उसे क्या है, उसके शोषण से मुक्त करवाना ही रूस की क्रांति था। और इन्होंने ईसा के जन्म के बाद बहुत इंपॉर्टेंट घटना किसे बताया है, रूस की क्रांति को बताया प्रोलास्की ने। अब क्या प्रभाव पड़े, राजनीतिक प्रभाव की बात की जाए तो इसमें क्या है, राजनीतिक प्रभाव दो पड़े थे। एक तो निरंकुश जो जारशाही थी उसका शासन समाप्त हो गया था, समाजवादी जो शासन था वो आ गया था, यानी कि अभी देखा हमने लेनिन जो बोल्शेविक है वो आ गए थे और उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी बना दी थी। 1918 में जो बोल्शेविक सरकार है उसका क्या हुआ था, जर्मनी से एक संधि हुई थी जिसका नाम था बेस्लिटोवक्स, जो नाम था उस संधि का नाम था, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके बाद जो बोल्शेविक यानी कि जो रूस है वो क्या हो गया था, WW1 वर्ल्ड वॉर 1 प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था इस संधि के द्वारा। आपको ये संधि का नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट संधि है ये। अब जो आर्थिक प्रभाव पड़े, क्या क्या आर्थिक प्रभाव पड़े, तो आर्थिक प्रभाव की बात की जाए तो जो मार्क्स का जो सिद्धांत है उस पर आधारित जो आर्थिक विकास है वो अपनाया गया, क्योंकि मार्क्स की जो विचारधारा उससे प्रभावित थे। इसके साथ साथ जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो अपनाई गई, क्योंकि जो नियोजित तौर पर विकास करके ही क्या कर सकते थे, यानी कि प्लानिंग के द्वारा क्या विकास किया जा सकता था, इसे अपनाया गया। और जो 1929 में जो आर्थिक नियोजन है उसकी शुरुआत की गई थी, किसमें, रूस में। आर्थिक विकास का जो उद्देश्य है वो सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना था रूस में, यानी कि जो आर्थिक विकास है उसमें क्या होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक जो समानता है वो भी स्थापित होनी चाहिए, ये मेन मकसद था इसका। जो वैश्विक प्रभाव क्या पड़े, इंपॉर्टेंट है ये आपका, वैश्विक प्रभाव क्या पड़े, तो साम्यवादी जो विचारधारा है उसका जो प्रचार है वो हुआ था, क्योंकि आपने देखा होगा जब यूएसएसआर का गठन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो छोटे छोटे जो देश थे, जो बाल्कन के जो राज्य थे वो भी क्या समाजवादी हो गए, बहुत सारे देश आके इसमें मिल गए थे। इसके साथ साथ जो अनेक जो देश थे वो साम्यवादी जो सरकार है वहाँ पर स्थापित हो गई थी। इसके साथ साथ बहुत सारे जो देश थे उसमें जो श्रमिक संगठन है उनकी स्थापना होनी शुरू हो गई थी, ये भी मेन है आपका। तो इसी के साथ आपकी जो रूस की क्रांति है वो यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है, पूरा अच्छे से हमने कर लिया है। और अब क्या है, अब आपको एक काम करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और साथ ही साथ जो है अगर आपने प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर टीसीटी सोशल साइंस की प्रिपरेशन करवाई जाती है, और साथ साथ जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व करवाए जाते हैं विद नोट्स, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। तो उसमें हमारा जो ये फासीवाद और जो नाजीवाद का जो ये टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में। फासीवाद जो है वो है इटली में उसका उदय हुआ था, और जो नाजीवाद है उसका उदय जर्मनी में हुआ था। फासीवाद में किसने इसका उदय किया था, मुसोलिनी ने किया था, आपको ध्यान रखना, मुसोलिनी, और इसका पूरा नाम था बेनिटो मुसोलिनी। अब यहाँ पे जो नाजीवाद जर्मनी में है उसका जो उदय है वो किसने किया था, हिटलर ने किया था। अब यहाँ पर देखिए जो फासीवाद है वो इटली में
कब इसका जो आंदोलन वो छेड़ा गया था एक तरीके से, तो इटली में मार्च 1919 से स्टार्ट हो चुका था फांसीवाद। तो सबसे पहले क्योंकि जो फांसीवाद शब्द का प्रयोग मुसोलिनी ने किया था तो इसलिए इसका जो नाम है फांसीवाद रख दिया गया, और नाजीवाद शब्द का प्रयोग हिटलर ने किया था तो इसलिए इसका जो हिटलर की जो पार्टी है उसे नाजी पार्टी भी कहा जाता था। अब जो यहाँ पर हम फांसीवाद है, ये शब्द कहाँ से आया है ये हम देखेंगे। ये जो शब्द है लैटिन शब्द है, आपको ध्यान रखना है, और ये कौन से शब्द से मिलकर बना है? फांसियों से मिलकर बना है। और फांसियों का मतलब होता है बंडल या लकड़ियों का बंधा हुआ जो गट्ठा होता है या फिर जो ढेर होता है और जिसमें बीच में कुल्हाड़ी होती है, उससे संबंधित है ये जो शब्द है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो बेनेटो मुसोलिनी इनका पूरा नाम था, इनके द्वारा क्या किया गया, एक तरीके से जो ये बंडल या जो लकड़ियों का बंधा हुआ जो ढेर है उसे एक प्रतीक बनाया गया, और उसी के कारण जो इनकी जो पार्टी बनी उसे फासिस्ट दल या फिर फासिस्ट पार्टी कहा जाने लगा। फांसीवाद की जो पहचान है वो किस तरीके से होती थी उस टाइम पर? तो उस टाइम पर जो फांसीवाद की पहचान देखी जाए, मतलब कॉमन सी चीज़ें कौन कौन सी थी, तो साम्यवाद का विरोध, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने से पहले जो रूसी क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति भी जिसे कहा जाता है, वो पढ़ा था हमने। तो उसमें जो साम्यवाद है उसका प्रचार हुआ था। पहले तक जो साम्यवाद है वो तो किताबों में लिखा हुआ होता था, पर एक जो असल जो स्वरूप है वो कहाँ पर मिला, जो फॉर्मेट है उसे वो कहाँ पर मिला? रूसी क्रांति के बाद मिला। तो जो साम्यवाद है उसे बहुत सारे जो, क्योंकि रूसी क्रांति का प्रभाव रहा है विश्व में, वर्ल्ड में, और जो साम्यवाद है उसका प्रसार हुआ है, जो उसकी विचारधारा है उसका प्रचार हुआ है पूरे विश्व में ज़्यादातर। तो इसी के कारण जो है इटली में, जो इटली की जो जनता जैसे कृषक हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो साम्यवाद है वो किसके लिए लाभकारी था? पूंजीपतियों के लिए नहीं था। ये लाभकारी किसके लिए है? ये है कृषि और जो मजदूर है उनके लिए। तो इसी के कारण जो इटली है, इटली में जो कृषि और जो मजदूर है वो साम्यवाद का समर्थन करते थे, पर यहाँ पर जो मुसोलिनी है वो साम्यवाद का विरोध करता था। ठीक है, और इसी के कारण क्या, मुसोलिनी के साथ कौन कौन हो गया? उसके जो पूंजीपति हो गए उस देश के, इटली के, और जो इस साम्यवाद का विरोध कर रहे थे, जिसको इससे नुकसान हो रहा था, वो क्या हो गए? अब मुसोलिनी के साथ हो गए। तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर फांसीवाद की अगर पहचान की जाए तो साम्यवाद का विरोध होता था उसमें। ठीक है, यही सेम जो था हिटलर के टाइम पर भी था। अब यहाँ पे जो सर्वोच्च नेता की जो व्यक्तिगत पूजा है, यानी कि पूजा अर्चना की जानी चाहिए, ऐसा मानना था मुसोलिनी का। ठीक है, फांसीवाद की जो पहचान है ये मानी जाती थी कि जो मुसोलिनी है उसकी क्या करनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्तिगत नेता है वो, तो उसी पूजा पाठ करनी चाहिए, अंधभक्ति करनी चाहिए। तो अंधभक्ति करना पार्टी की, ये भी इसकी जो पहचान है उसके अंतर्गत आता है। तो ये सारी पहचानें हो गई अब इसकी। अब जो इम्पोर्टेंट है इसका, हम जो है इसके कारण भी देखेंगे, और जो मुसोलिनी है उसकी क्या क्या नीतियाँ रही हैं इटली में वो भी देखेंगे हम। इसके साथ साथ जो मुसोलिनी है उसका जो सिद्धांत रहा है फांसीवाद का उसे भी हम देखेंगे, और फिर जो मुसोलिनी है उसकी जो विदेश नीति रही है वो भी हम देखेंगे। क्योंकि आपको पता होगा जो 6 सितंबर को जो पेपर हुआ था मेल वालों का, उसमें क्या जो मुसोलिनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे बीच में ही हम अपने। तो अब देखिए जो फांसीवाद है उसका जो कारण है वो क्या रहा है। तो पहले कारण की बात की जाए तो वो है पेरिस शांति सम्मेलन। आपको पता होगा, अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि जो पेरिस शांति सम्मेलन है, अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ था कि जो वार्साई संधि जर्मनी पर थोपी गई थी। इसी तरीके की काफ़ी सारी जो संधियाँ हैं किन पे थोपी गई थी? धुरी राष्ट्र पर। हाँ जी, जो धुरी राष्ट्र है उन पर थोपी गई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान हुई थी। यानी कि जो मित्र राष्ट्रों का जो समय है, धन है, इत्यादि जो भी चीज़ें वेस्ट हुई हैं इस वर्ल्ड वॉर 1 में, उसका भुगतान कौन करेगा? धुरी राष्ट्र करेगा। ठीक है, क्योंकि वो हार चुका था, भुगतान करना पड़ेगा उसे, यानी कि क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी उसे। तो इसी चीज़ को लेकर क्या पेरिस शांति सम्मेलन रखा गया था। और पेरिस शांति सम्मेलन में एक और चीज़ हुई थी, क्या हुई थी? लीग ऑफ नेशंस जो है वो बना था। ठीक, आपको ध्यान रखना है। और वार्साई की जो संधि वो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको देख लेना। वार्साई की संधि में क्या क्या चीज़ें जर्मनी पर थोप दी गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ही इंक्लूड कर दिया मैंने वो टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आप सोचेंगे कि जो इटली है वो तो मित्र राष्ट्र की तरफ था, अब यहाँ पर पेरिस शांति सम्मेलन क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए? चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसमें क्या हुआ, जो इटली है वो मित्र राष्ट्र की तरफ से क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहा था। और जैसे कि मैंने वर्ल्ड वॉर 2 करवाया तो उसमें मैंने बताया कि जो इटली है वो अपना क्या है, पक्ष बदल लेता है। वो किसकी साइड हो जाते हैं? वो हो जाते हैं धुरी राष्ट्र की साइड वर्ल्ड वॉर 2 में। क्यों होता है? एक कारण रहा था। क्या कारण? चलिए देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में जो इटली है वो मित्र राष्ट्रों की साइड था। क्यों था? एक मेन कारण था इसका किसकी साइड होना? मित्र राष्ट्र की साइड होना। क्योंकि जो मित्र राष्ट्र के जितने भी इसमें देश शामिल थे, मतलब कि अगर बेसिकली देखा जाए तो जो ब्रिटेन और जो
फ्रांस है, उनके साथ इटली का क्या हुआ था, लंदन में एक समझौता हुआ था, एक गुपचुप संधि हुई थी। ठीक है, इस संधि के दौरान तय किया गया था कि अगर जो इटली है वो मित्र राष्ट्रों का साथ देगा, मित्र राष्ट्र के साइड से क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा, तो उसे क्या है, यूरोप के कुछ जो क्षेत्र है वो दिए जाएंगे और अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं वो भी दिए जाएंगे। अफ्रीका के जिन क्षेत्रों पर जर्मनी का कब्जा है वो उसको दिए जाएंगे, ऐसा कहा गया था। पर जो ये गुपचुप जो संधि थी उसके ये करने के बाद जो इटली है वो मित्र राष्ट्र में शामिल हो जाता है। पर क्या आखिरकार जो इटली है उसे जो चीज़ें इस संधि में कही गई थी वो सारी की सारी चीज़ें मिली? नहीं मिली। इसी वजह से जो इटली है अब वो क्या हो गया था, मित्र राष्ट्रों का कट्टर विरोधी हो गया था। अब वो चाहता था कि कुछ भी हो मित्र राष्ट्रों का तख्ता पलट करना ही है, यानी कि मित्र राष्ट्रों से अब उसकी बहुत दुश्मनी हो गई थी। इसी वजह से वो वर्ल्ड वॉर 2 में गया था। अब यहाँ पर देखिए जो इटली है, इटली को क्या है, केवल और केवल जो टैनिटोनो है वो दिया गया था क्षेत्र, और जो डालमेशिया जो है वो दिया गया था, और डालमेशिया का भी जो उसका जो तट है उसका भाग दिया गया था बस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। टिरोल है वो मिला था उसे। और अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका के जिन भी क्षेत्रों पर जर्मनी का जो उपनिवेश है, जर्मनी की जो कॉलोनीज थी अफ्रीका के जिन भी क्षेत्रों पर, वो क्योंकि अब जर्मनी को क्या करना था, वो तो अब वार्साई संधि के तहत उसे देना पड़ेगा मित्र राष्ट्रों को। तो मित्र राष्ट्र में जो ब्रिटेन और फ्रांस है उन्होंने क्या किया, युद्ध जीतने के बाद जो जर्मनी के द्वारा जितने भी कॉलोनीज थी अफ्रीका में वो अपने एक दूसरे के बीच में बांट ली। पर जो ये गुपचुप संधि हुई थी उसमें क्या डिसाइड किया गया था कि अफ्रीका का जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र है, वो इटली को भी दिया जाएगा। पर ऐसा नहीं दिया गया और इटली ने मित्र राष्ट्र की तरफ से क्या है युद्ध लड़ा भी, और इसके साथ साथ क्या है उसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हुई। जैसे कि अगर युद्ध किया जाता है तो सेना जो होती है, सेना का भी जो हश्र होता है, हमें पता है क्या क्या होता है, और जो इतने संख्या में जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ही अर्थव्यवस्था वो बिल्कुल ही ठप हो जाती है, जो मुद्रास्फीति हो जाती है, महंगाई हो जाती है, यानी कि तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इटली को वो सारी की सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, और जो गुपचुप संधि थी जो उसके साथ की गई थी उसे फॉलो भी नहीं किया गया। तो इसको लेकर जो इटली है, इटली में मुसोलिनी ने इसका फ़ायदा उठाया कि अब क्या है, इटली की जो जनता है वो उसके विरुद्ध हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूँ, यानी कि इटली की जनता किसके विरुद्ध हुई है, इटली की जनता उसकी सरकार के, जो इटली की सरकार थी उसके विरुद्ध हो गई है। तो अब क्या करना चाहिए, मुसोलिनी ने अपना जो एक कहते हैं ना अपनी पहचान बनानी शुरू की, और उसके बाद मुसोलिनी बड़ा होता चला गया। वो हम अभी धीरे धीरे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो युद्ध के बाद जो आर्थिक दुर्दशा है वो किस प्रकार की हुई इटली की। तो इटली की आर्थिक दुर्दशा की बात की जाए तो 6.5 जो लोग हैं इटली के मारे गए थे, 6.5 लाख जो लोग थे वो मारे गए थे इटली के, और जो 10 लाख से भी ज़्यादा जो थे वो घायल हो चुके थे, यानी कि इतनी अधिक मात्रा में जो क्षति है वो पहुंची थी इसे। अब देखा जाए तो 15 अरब डॉलर की जो संपत्ति है उसका भी नुकसान झेलना पड़ा इटली को, और मिला क्या, कुछ भी हाथ नहीं आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई, और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो राष्ट्रीय ऋण बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि लोन लेना पड़ता है जब कुछ घाटा हो जाता है तो उसको लेकर, तो राष्ट्रीय जो ऋण है वो बढ़ गया। वस्तु का जो मूल्य वो बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि अब जो वस्तुएं हैं वो उनका निर्माण तो उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है और लोग जितनी मांग उसकी कर रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, अब सिचुएशन ठीक करने के लिए वस्तुओं का जो मूल्य वो बढ़ा देंगे, जिससे लोगों की मांग अपने आप कम हो जाएगी। तो ये जो है ये किया गया। मुद्रा जो है उसका मूल्य कम हो गया, 70% तक गिर गया। क्यों गिर गया मुद्रा का मूल्य, क्योंकि अब अधिक से अधिक जो मुद्रा वो छापी जा रही थी कि जो लोन है वो चुका दिया जाए इस वजह से। पर जब भी क्या होता है, मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, तो इससे क्या होता है, जो वस्तुओं की कीमतें वो बढ़ जाती है और महंगाई हो जाती है। मैंने कई बार आपको ये प्रोसेस समझाया है, आई होप आपको पता होगा कैसे होता है ये सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं, जो महंगाई है वो बढ़ गई, और इन परिस्थितियों में जो मुसोलिनी है उसका उदय होता है। ठीक है, इन जो ये परिस्थितियाँ चल रही थी तो इसमें मुसोलिनी ने फ़ायदा उठाया और अपना जो राजपाट वो जमाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी कारण रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय असंतोष। ये दिखने में थोड़ा यहाँ पर ब्लर हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ये राष्ट्रीय असंतोष लिखा हुआ है, तो राष्ट्रीय असंतोष की जो स्थिति, यानी कि जो राष्ट्रवादी जो भावना से भरे हुए जो लोग होते हैं, जिनका क्या होता है, कुछ भी हो वो सारी चीज़ें बाद में, और पहले क्या है, नेशनलिज्म पहले होना चाहिए, राष्ट्रवाद पहले होना चाहिए, हमारा राष्ट्र पहले होना चाहिए। ये जो भावना है इटली के कुछ लोगों में कूट कूट के भरी थी, और इसी के कारण क्या हुआ, इटली में जिनके अंदर ये राष्ट्रवादी भावना भरी हुई थी वो अपना शत्रु किसे मानने लगे, इटली की सरकार यानी कि जनतांत्रिक सरकार को मानने लगे।
और जिसकी वजह से क्या हो, क्योंकि इटली को जो संधि की थी वो उसके तहत जो चीज़ें थी वो प्राप्त नहीं हुई, तो इसलिए क्या है अब जो राष्ट्रवादी भावना से भरे हुए जो लोग हैं वो जनतांत्रिक सरकार को अपना शत्रु मानने लगे। और उन्होंने क्या किया, इसी में क्या किया, जो फासिस्ट दल था उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। फासिस्ट दल यानी कि मुसोलिनी का जो दल था उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। अब जो साम्यवाद का प्रचार के कारण भी कुछ ऐसा हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया साम्यवाद का जो प्रचार है उसकी वजह से भी क्या है, जो क्योंकि उसमें इटली में क्या हो गए थे, साम्यवादी विरोधी हो गए थे, यानी केवल और केवल साम्यवाद का जो पक्ष में कौन होगा, जो कृषि हैं, जो जिनका शोषण होता है वो होंगे, मजदूर हो गए वो होंगे उनके साथ, ठीक है। तो अगर देखा जाए जो पूंजीपति हैं वो जो श्रमिक हैं, जो पूंजीपति हैं वो क्या हो गए, क्योंकि जो श्रमिक हैं वो तो क्या चाहेंगे, साम्यवाद चाहेंगे, पर जो पूंजीपति हैं वो क्या चाहते हैं कि साम्यवाद का विरोध होना चाहिए, क्योंकि अगर साम्यवाद आ गया, साम्यवादी विचारधारा आ गई तो उनका कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए पूंजीपति इनका विरोध हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे जमींदार उसका विरोध करने लग गया, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे जो हैं वो क्या है, इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो पूंजीपति है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, जमींदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, इटली में जो मुसोलिनी है उसका समर्थन बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इन सारे जो भी ये थे इन सब का समर्थन किसे प्राप्त हो गया, मुसोलिनी को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर नई विचारधारा का जो प्रचार है वो होना शुरू हो गया था। कौन सी वो नई विचारधारा थी, ये जो एक विचारधारा है ये हिटलर का उदय करने में भी और जो ये मुसोलिनी है उसका उदय करने में कॉमन है। तो क्या था, हीगल के द्वारा एक विचारधारा दी गई थी। क्या विचारधारा दी, राज्य ही क्या है, राज्य को स्वार्थिक महत्व दिया जाना चाहिए, ऐसा कहना था हीगल का। यानी हीगल का मानना था, अगर सरल रूप में समझा जाए तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दूंगी। तो हीगल का मानना था कि जो राज्य है, राज्य आत्मा है, यानी कि राज्य क्या है, वो तो आत्मा है, और जो प्रजा है वो क्या है, शरीर है। यानी कि शरीर जब नष्ट हो जाता है उसके बाद भी जो आत्मा है वो वैसी की वैसी रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसा कहना था हीगल का। एक और दूंगी मैं एग्जाम्पल यहाँ पर। इसका कहना ये भी था कि जो राज्य है वो क्या है, वो शरीर है, और जो प्रजा है वो उसके शरीर के अंग है। यानी कि शरीर का जो अंग अगर गल सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसे काट के फेंक दिया जाता है, तो शरीर ही रहेगा, ऐसा कहना था। यानी कि कुछ भी हो, राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य ही सब कुछ है, और प्रजा उसके अधीन है, ठीक, ऐसा कहना था उसका। इसी की वजह से क्या हुआ, जो ये इटली में जो ये जो फासीवाद है उसके उदय हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य है उसे सब कुछ माना जाने लगा और प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाने लगा, ये कारण रहा था, ठीक है। कुछ और कारण रहे हैं, जैसे कि सभी वर्गों का जो समर्थन है वो किसको प्राप्त हो गया, जो मुसोलिनी है उसे सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि साम्यवाद का विरोध कर रहे थे सभी के सभी, जैसे ये पूंजीपति हो गए, मध्यम वर्ग हो गया, जमींदार हो गए, सैन्यवादी हो गए, क्योंकि और राष्ट्रवादी हो गए, सारे के सारे क्या कर रहे थे, अब किसका समर्थन किसकी तरफ हो गए थे, मुसोलिनी की तरफ हो गए थे। तो मुसोलिनी को सारी तरफ से क्या हो गया, सारे वर्ग जो भी मजबूत जो वर्ग थे उन सबका समर्थन इसे प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुसोलिनी के बारे में थोड़ा देख ले तो हम, जो मुसोलिनी है उसका जो उदय हुआ जो इटली है उसमें, तो उसकी वजह से जो फासीवाद है उसका उदय हुआ। किस तरीके से, जो मुसोलिनी है एक जोशीला वक्ता था, यानी कि बहुत जोरों शोरों से जो भाषण देने वाला होता है ना, तो वो जो उसके अंदर जो ये स्किल थी कूट कूट के भरी हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ कुशल संगठक जो संगठन करता होता है वो भी यही था इसके अंदर, मतलब कि ये जो नेता बनने के जो गुण थे वो अच्छे से थे। इसने क्या किया, जो ब्लैक शर्ट है यानी कि जो काली कुर्तीधारी जो सेना है उसका गठन कर दिया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और 1919 में जो चुनाव हुए उसमें क्या हो गया, इसे असफलता प्राप्त हुई, यानी कि ये हार गया। इसके बाद इसने क्या तय किया, इसने कुछ घोषणाएं की। किस प्रकार की घोषणा की, इसने की कि जो मताधिकार है और जो आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो गई, और मजदूरों के जो 8 घंटा है वही उसी 8 घंटे में काम किया जाए, यानी घंटे तय करने के बारे में कहा। अस्त्र शस्त्र वाले जो कारखाने हैं उनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए कहा। यानी कि इसने देखा कि ये जो इटली की जो प्रजा है वो क्या चाह रही है, वही चीज़ उसने घोषणा कर दी। और जीतने के बाद क्या उसने ऐसा किया होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, उसने अपनी मर्जी से काम किया, यानी कि केवल घोषणा की बस चुनाव जीतने के लिए। तो 1919 के चुनाव की असफलता के बाद ये सब कुछ हुआ था। इसके बाद वो कब जीता, 1921 में उसे 35 सीटें प्राप्त हो गई इटली में, और उसी के बाद वो जीत गया। और 27 अक्टूबर 1922 में उसने क्या किया, जो फासिस्ट सम्मेलन है उसके अंतर्गत जो नेपल्स में जो रोम है उस पर शासन करने के लिए जो अधिकार की जो घोषणा उसने कर दी। और इसके बाद क्या हुआ, जो विवश होकर उसका जो शासक है विक्टर एमुनुएल
तृतीय है, उसने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया अपने पद से। और 30 अक्टूबर 1922 को जो मुसोलिनी है वो रोम का प्रधानमंत्री बन गया। ये आपको ध्यान रखना, कब बना वो प्रधानमंत्री, रोम का, ठीक है। इस तरीके से हुआ। अब जो इटली में जो अगर देखा जाए तो मुसोलिनी का जो शासन वो फैलता हुआ जा रहा था। अब यहाँ पर हम देखिए फांसीवाद का जो सिद्धांत, मैंने जैसे आपको कई बार बताया, हम केवल वो पढ़ेंगे जो आपका किस में आ रहा है, आपकी DSSB में आ रहा है। वैसे तो अगर डिटेल में करें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, पर हम UPSC की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो पॉइंट की जो बातें होती हैं वही हम करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। देखिए फांसीवाद का जो सिद्धांत है वो अगर उसकी बात की जाए तो फांसीवाद का जो सिद्धांत था, यानी कि मुसोलिनी के द्वारा जो फांसीवाद अपनाया गया था, उसका जो सिद्धांत है वो कौन कौन से थे, कॉमन सिद्धांत। पहला साम्यवाद का विरोध, जैसे मैंने आपको बताया, ये साम्यवाद बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, साम्यवाद का विरोध करते थे। यहाँ तक कि जो इटली का जो ये मुसोलिनी था वो क्या, मार्क्स के द्वारा दिया गया ये विचार कि जो सर्वहारा वर्ग है वो क्या करेगा, वो वर्ग संघर्ष करके ही क्या कर सकता है, अपनी स्वतंत्रता पा सकता है। तो उसे क्या है, वह बिल्कुल नकार रहा था। उसका कहना था कि वर्ग संघर्ष नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि क्या है, आपस में सहयोग किया जाना चाहिए। मुसोलिनी का ये कहना था, यानी कि वर्ग संघर्ष, जो कृषक हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें वर्ग संघर्ष नहीं करना चाहिए, आपस में सहयोग करना चाहिए, यानी कि मुसोलिनी की बात माननी चाहिए। इनडायरेक्टली बात तो ये है। तो ये सिद्धांत था, साम्यवाद का विरोध था। राज्य ही सर्वोच्च है, जैसे मैंने बताया कि राज्य तो आत्मा है और प्रजा क्या है, उसका शरीर है। शरीर नष्ट हो जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आत्मा को। तो यही इसी विचारधारा पर चलकर जो ये सिद्धांत अपनाया गया था फांसीवाद के लिए, ये जो सिद्धांत था। और ये वाला जो था साम्यवाद का विरोधी, बिल्कुल हिटलर के में भी सेम दिखेगा आपको। अब यहाँ पर देखते हैं उन्नति के लिए युद्ध आवश्यक। तो उन्नति के लिए जो युद्ध है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा जो है, इसका जो इटली का जो ये शासक बन बैठा था मुसोलिनी, उसका मानना था कि जो उन्नति है उसके लिए केवल और केवल जो युद्ध है वो किया जाना चाहिए। और मुक्त व्यापार का बिल्कुल विरोध करता था ये, ठीक है। ये सारे सिद्धांत थे इसके। अब मुसोलिनी की क्या क्या नीतियाँ रहीं वो भी हम देख लेते हैं। पहले अगर देखा जाए तो मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था। मुसोलिनी का जन्म हुआ था 1885 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना। हिटलर का कब जन्म हुआ था आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मुसोलिनी का जन्म 1885 में, कैसे याद रखेंगे, इसी टाइम पर हमारी जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है तो उसका जो है उसकी स्थापना की गई थी। इस तरीके से याद कर लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए जो राज व्यवस्था है, इसकी जो नीति है उसमें सबसे पहले हम राज व्यवस्था देखेंगे, फिर हम आर्थिक नीति देखेंगे। तो राज व्यवस्था की बात की जाए तो उसमें क्या किया मुसोलिनी ने, जो संसद है, संसद में उसने बहुमत के द्वारा क्या किया, मुसोलिनी ने जो निर्वाचन कानून है वो पास करवा लिया। और इसके बाद क्या किया उसने, 1925 से लेकर 1926 में उसे संसद की स्वीकृति के बिना आज्ञा करने का जो कानून है वो भी पारित करवा लिया। यानी कि अब संसद की जो आज्ञा है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कानून बनाना है तो मुसोलिनी अपनी मर्जी से बना सकता है। ये चीज़ पास करवा ली उसने, ठीक है। और 1926 में क्या किया मुसोलिनी ने, सभी पार्टियों को बैन कर दिया, सभी पार्टियों को अंत कर दिया उनका। यानी कि बस एक ही पार्टी होगी इटली में, वो किसकी है, फासिस्ट दल होगा, फासिस्ट पार्टी होगी। यानी कि मुसोलिनी की पार्टी होगी, सारी पार्टियां बैन कर दी गई। इसके साथ साथ एक और फैसला किया गया, सेंसरशिप लगाया गया। यानी कि जो पुस्तकें हैं, जो समाचार पत्र हैं, जो रेडियो हैं, उन सब पर, जो जनसंचार के जो माध्यम है जिससे जनता को भड़काया जा सकता है, उन सब पर सेंसरशिप लगा दिया गया, ठीक है। यानी कि उन सब पर रोक लगा दी गई। अब यहाँ पर आर्थिक नीति की बात की जाए तो आर्थिक नीति में जो मुसोलिनी के द्वारा जो सिंडिकलिज्म है, आर्थिक तौर पर इस प्रकार का जो नवीन अर्थव्यवस्था है ये अपनाने के लिए पूरा जोर था मुसोलिनी का। अब ये सिंडिकलिज्म क्या था, इसमें जो है, जो इसे श्रम जो संघ है वो भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो श्रमिक है और जो मजदूर हैं उनके लिए कुछ संघ बनाए गए थे मुसोलिनी के द्वारा। तो 1933 में मुसोलिनी ने क्या किया, पूर्ण रूप से जो ये अपनी नवीन अर्थव्यवस्था थी उसे ढालने की पूरी कोशिश की थी। और 13 जो सिंडिकेट्स हैं, 13 सिंडिकेट्स यानी कि श्रम संघ जो है उनकी स्थापना की गई 13 की, जिसके बाद में उसे कॉर्पोरेट्स नाम से जाना जाने लगा। सिंडिकेट्स को आपको ध्यान रखना है। 1934 की बात की जाए तो इसमें जो मुसोलिनी है उसने एक जो निगम है उसकी स्थापना की। और इसमें ये जो निगम था उसमें जो मालिक और जो मजदूर हैं वो तो क्या थे, इक्वल थे, ठीक है। मालिक भी उतने हैं, मजदूर भी उतने, इक्वल कर दिया इन्होंने, जो मुसोलिनी है उसने। और निगम है वो किस प्रकार से था, 8 कृषि हो गए, 8 उद्योग हो गए, और जो 6 हैं वो कौन थे, यातायात और जो अन्य जो भी निगम है वो बनाए गए थे। और इसमें जो अध्यक्ष कौन होगा इन निगमों का, मुसोलिनी ने स्वयं को इन सब का अध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय निगम अध्यक्ष बना दिया अपने आप को, ठीक है।
अब यहाँ पर ये तो देख लिया हमने इसकी गृह नीति क्या थी। अब यहाँ पर अगर देखें मुसोलिनी की जो विदेश नीति है वो क्या थी, तो विदेश नीति की बात की जाए तो विस्तारवादी जो औपनिवेशिक नीति है वो अपनाई गई थी, यानी कि साम्राज्यवाद का विस्तार करना, यानी कि अधिक से अधिक जो कॉलोनीज हैं वो अपने अंडर में लेनी, अधिक से अधिक जो क्षेत्र है वो इटली में आ जाना चाहिए, यही चीज़ थी। तो ये जो कारण रहता है विश्व युद्ध का हमने पहले भी देखा था। तो अब देखिए जो पेरिस शांति सम्मेलन है उसमें जो रोड्स और जो ब्रोनलीज जो द्वीप थे जो इटली से क्या है यूनान में मिल गए थे, यूनान में चले गए थे, यानी कि इटली से छीन कर यूनान में दे दिए गए थे, उन्हें क्या किया मुसोलिनी ने 1923 में क्या किया, अपने पास उसका जो अधिकार दोबारा से प्राप्त कर लिया। ठीक है, यानी कि लड़की ही क्या होगा, युद्ध करके ही क्या होगा। अब देखिए 1936 में क्या हुआ, 1936 में जो एबीसीनिया है इसके ऊपर प्रश्न आया था। तो जो एबीसीनिया यानी कि अफ्रीका का जो क्षेत्र है एबीसीनिया, उस पर क्या किया 1936 में आक्रमण किया और उसके बाद उस पर भी कब्जा कर लिया मुसोलिनी ने, यानी कि उससे ताकत बढ़ती हुई जा रही थी अब यहाँ पर। और इसी प्रकार से अगर देखिए हम तो जो संधियाँ वो भी की थी मुसोलिनी ने 1936 में। जो मुसोलिनी है यानी कि जो इटली है और जर्मनी है उन दोनों के बीच में संधि हुई थी जिसका नाम क्या बर्लिन धुरी रखा गया। बर्लिन यानी कि बर्लिन आपको पता होगा जर्मनी के अंदर एक क्षेत्र है बर्लिन, ठीक है, तो बर्लिन धुरी रखा गया ऐसे। इसका नाम एक संघ बनाया गया था, जो तीन धुरी हैं उनका एक संघ बना था, इटली जर्मनी जापान। आपको पता होगा तीनों के तीनों धुरी राष्ट्र में थे, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इटली जर्मनी जापान। इटली में रोम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जर्मनी बर्लिन और जापान टोक्यो। तो इस तरीके से रोम बर्लिन टोक्यो धुरी इसका नाम दिया गया। और इनका जो मकसद था, ये जो संघ बनाने का मकसद था साम्यवादी विचारधारा का विरोध करना। अब हम देखें तो 1939 है उस मुसोलिनी की सहायता से जो स्पेन है उसने क्या किया, जो फासिज्म नेता है स्पेन में भी बन गया और उसका नाम था फ्रैंको। यानी कि अब इटली क्या कर रहा था, अपनी जो विचारधारा है उसका प्रचार कर रहा था यहाँ पर। अब इसी साल 1939 में जो मुसोलिनी है उसने अल्बानिया जो है अल्बानिया को इटली में भी शामिल कर लिया, तो अपना साम्राज्यवाद का विस्तार वो करता हुआ ही जा रहा था। और फिर आखिरकार 1940 में उसने क्या किया, मुसोलिनी ने क्या किया, हिटलर के पक्ष में हो गया, यानी कि हिटलर का साथ देना शुरू कर दिया हिटलर का। इसी के बाद हिटलर और मुसोलिनी एक साथ हुए और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो हो गया था। हिटलर का उदय भी देखेंगे हम। तो ये रहा था फासीवाद का उदय और इटली में मुसोलिनी का उदय भी कहा जा सकता है। कुछ जो प्रमुख बातें थी वो हमने देख ली हैं, डिस्कस कर ली है। तो मैं आपको बता दूं जो नेपाल की क्रांति है और बोलिविया का जो जल युद्ध है वो दोनों के दोनों क्या है, जन संघर्ष और आंदोलन के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये जो आपका चैप्टर है ये आपका क्लास 10th का जो सिविक्स की बुक है उस चैप्टर का ये जो टॉपिक है ये आपका है। तो यहाँ पर बात क्लियर कर दी जा रही है और NCERT बेस रहेगा पूरा का पूरा आपका, और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जन संघर्ष एवं आंदोलन, तो ये क्या होता है सबसे पहले हमें ये जानना है। और इसके जो दो अगर देखे जाए लोकतंत्र के अंदर क्या है, जो जन संघर्ष है उसके दो एग्जाम्पल देखे जाए तो नेपाल और बोलिविया को देखा जाता है। ठीक है, इन दोनों में जनसंघर्ष हुआ था। अब जनसंघर्ष है क्या, जैसे कि नाम से पता चल रहा है जनता के द्वारा संघर्ष किया जाना, यानी कि जब जनता जो है वह क्या करती है, वह इकट्ठा होती है, लामबंद होती है या फिर वह क्या है संगठन बनाती है अपना किसी भी सरकार की नीति का विरोध करने के लिए। जो भी सरकार ने जो भी नीति बनाई है उसका विरोध करने के लिए, तभी तो जनसंघर्ष होता है, तभी तो संघर्ष किया जाता है जनता के द्वारा। जब वह इकट्ठा होती है और उसके इकट्ठा होने के तौर पर, और भारत में क्या होता है जब वह इकट्ठा होती है जनता तो उसे क्या है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली क्या होता है, एक जो पार्टी होती है फिर कई पार्टी होती है उनका समर्थन प्राप्त होता है। तो लोकतंत्र के अंदर जनसंघर्ष किस प्रकार से है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जनसंघर्ष और आंदोलन है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नेपाल है और बोलिविया ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं NCERT बुक में भी आपकी। इसमें हमें नेपाल की क्रांति यानी किस प्रकार से नेपाल में क्या हुआ था, जो लोकतंत्र है वो स्थापित नहीं हो पा रहा था उसको लेकर क्रांति हुई। और बोलिविया जो है उसमें जल युद्ध जो है यानी कि वाटर ट्रीटी कहा जाता है उसे इंग्लिश में, वो हुआ था, ये हम देखेंगे। बोलिविया को लेकर एक क्वेश्चन आया भी था प्रीवियस ईयर की जो सीरीज अगर किसी ने देखी होगी तो पता होगा, बोलिविया को लेकर एक क्वेश्चन आया था और उसने बोलिविया का जो जल युद्ध है पूरे का पूरा डिटेल में करवा दिया था वहां पर भी। तो देखिए यहाँ पर है लोकतंत्र में अगर जनसंघर्ष के उदाहरण देखे जाए तो दक्षिण अमेरिका का या फिर यहाँ पर लैटिन अमेरिका का जो देश है, एक छोटा सा देश है, गरीब देश बोलिविया, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है जल युद्ध हुआ था, जल का संकट हुआ था, जल यानी कि वाटर ट्रीटी हुई थी, आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर जो नेपाल इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें क्या हुआ था, लोकतंत्र को लेकर जो नेपाल है उसमें दूसरा आंदोलन छेड़ा गया था। में जो भी ये जो अगर नेपाल के बारे में हम देखते हैं जन संघर्ष किस प्रकार से हुआ, तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर जन संघर्ष किया गया था, क्योंकि नेपाल की जो जनता वो लोकतंत्र को कायम करना चाहती थी। इसको लेकर एक बार पहले ही लोकतंत्र को कायम करने को लेकर जो नेपाल है उसे तीसरी लहर वाले देशों में गिना जाता है, जिसमें क्या है 1990 में जो लोकतंत्र है वो कायम हुआ था और वहाँ पर क्या है राजा की शक्तियाँ क्या औपचारिक रूप से रहती थी। यानी कि जो नेपाल है, नेपाल में लोकतंत्र तो कायम हो गया था पर राजतंत्र पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था। राजा की कुछ शक्तियाँ जो थी वो सीमित हो गई थी। पर जैसे ये किसके उसमें था, ये वीरेंद्र जो राजा थे उसके अंतर्गत था। जैसे ही ज्ञानेंद्र जो राजा है वो आते हैं और वो देखते हैं कि जो राजा है उसकी शक्तियाँ इतनी सीमित है नेपाल में, तो वो क्या करते हैं, जो लोकतंत्र है लोकतंत्र को 2005 में बिल्कुल जो लोकतंत्र से निर्वाचित जो भी सरकार थी उसे क्या हटा देते हैं और अपना प्रभुत्व दोबारा से कायम कर लेते हैं। प्रभुत्व का मतलब होता है अपना जो वर्चस्व है दोबारा से कायम कर लेते हैं, अपनी पावर दोबारा से पावर जो होती है उसे कायम कर लेते हैं, दोबारा से हासिल कर लेते हैं। तो ये रहा था और इसको लेकर जो नेपाल की जनता है वो भड़क गई। आपको ध्यान रखना है, बस 2-3 सन याद रखने आपको इसमें। एक तो 1990 में जो लोकतंत्र है वो कायम हुआ था, फिर 2005 में जो ज्ञानेंद्र है उसने क्या कर दिया, निर्वाचित जो सरकार है उसे हटा दिया था। ये ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कि जो नेपाल है, नेपाल में ऐसा नहीं हुआ कि 1990 में ही प्रयास किया गया हो। नेपाल में जो है इससे पहले भी प्रयास हुए थे। जैसे कि भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 1948 में नेपाल में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित करने की जो मांग है वो उठी थी। इसके साथ साथ 1951 में कैसे याद रखेंगे, एक तो 1948 भारत के आज़ाद होने के 1 साल बाद 1951 में जो है भारत में जो है चुनाव हुए थे। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, चुनाव भी लोकतंत्र से रिलेटेड होते हैं। तो नेपाल में लोकतंत्र की मांग उठी 1951 में, आपको ध्यान रखना है 1951 में। ठीक है, इस तरीके से याद कर लिया। इसके बाद जो है इसके 9 साल, इसके जो 8 साल के बाद 1959 आता है, 1962 होता है, 1959 हो गया उसमें भी हुआ। ठीक है, 1962 हो गया उसमें भी लोकतंत्र की मांग उठी। 1962 में भारत और चीन का युद्ध भी हुआ था, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, तो ये भी पूछ लिया जा सकता है। और फिर 1990 में आकर क्या हुआ, दोबारा से जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो मांग है दोबारा से उठी थी और लोकतंत्र स्थापित भी हुआ था नेपाल में। तो ये आपको 10th की जो बुक है उसमें नहीं मिलेगा, ये वाला जो मैंने बताया है कब कौन कौन से सन में जो लोकतंत्र की मांग है नेपाल में उठी थी, ये आपको 11th क्लास की बुक में मिलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपको यही बोलती थी, जब भी आप ये पूछते थे नेपाली क्रांति कहाँ से है, तो मुझे लगता था आप बस नेपाली क्रांति करना चाहते हैं, तो वो आपका जो टॉपिक था वो आपका 11th क्लास की बुक में था। तो यहाँ पर देखिए इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यानी कि जब राजा जो ज्ञानेंद्र है उसने क्या किया, सत्ता पूरी तरीके से अपने हाथों में ले ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही वह ऐसा करता है उसके बाद जो जनता है बिल्कुल निराश हो जाती है। अब जो निर्वाचित सरकारें थी वो हटाई, वो भी तो चुप नहीं बैठेंगी। अब उन्होंने क्या किया, 7 जो बड़े दल थे, राजनीतिक दल, यानी कि 7 जो बड़ी पार्टियाँ थी, उन्होंने SPA जो नाम से एक जो गठबंधन है वो कर लिया। आपको ध्यान रखना है SPA, और इसे सप्त दलीय गठबंधन कहा जाता है। तो ये हिंदी में नाम है और इंग्लिश में इसका नाम है 7 पार्टीज अलायंस, आपको ध्यान रखना है। तो ये कर लिया गया SPA और इसने बहुत जो अहम भूमिका है नेपाल में निभाई, आपको ध्यान रखना है। जो नेपाल की जो राजधानी है उसके बाद क्या हुआ, नेपाल की राजधानी में जो SPA है उसने क्या किया, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू थी, काठमांडू है उसमें क्या किया 4 दिन के लिए कि वो क्या है पूरी तरीके से बंद रहेगी 4 दिन के लिए, ये आह्वान किया गया था। पर ये जो 4 दिन के जो बंद करने की ये जो आह्वान किया गया था, धीरे धीरे ये जो प्रतिरोध था, यानी कि राजा के प्रति जो प्रतिरोध किया जा रहा था वो क्या है अनियतकालीन जो बंद है उसके रूप में आ गया। यानी कि अब केवल 4 दिन नहीं रही, बहुत लंबे टाइम तक जो है ऐसा चलता रहा। अब जो है इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो ये SPA था, आपको ध्यान रखना है SPA ये जो गठबंधन था इसके साथ जो माओवादी है वो भी आकर जुड़ गए। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो है एक और समर्थन प्राप्त हो गया और जो अन्य दल हैं उनका भी समर्थन प्राप्त हो गया। एक और बात ध्यान रखनी है आपको, नेपाल में जो ये प्रतिरोध किया जा रहा था, यानी कि राजा के प्रति जो निराशा दिखाई जा रही थी, एक तरीके से जन संघर्ष किया जा रहा था, उसमें हर रोज़ाना क्या है 1 जो लाख लोग हैं वो इकट्ठा होते थे, आपको ध्यान रखना है। पर एक दिन ऐसा आया 21 अप्रैल को,
21 अप्रैल को एक दिन ऐसा आया जिस दिन क्या है 3 से 5 लाख जो लोग थे वो क्या है आंदोलन करने के लिए इकट्ठे हुए, और यहाँ पर क्या है इन्होंने क्या किया, अल्टीमेट जारी कर दिया राजा को। ये जो मांगे थी, एक जो नेता थे उनके, जो ये संघर्ष कर रहे थे, जो ये आंदोलन कर रहे थे नेपाल में लोकतंत्र की मांग को लेकर, जो नेता थे उनके हेड थे आंदोलनकारियों के, उन्होंने 3 मांगे अपनी रखी। वो 3 मांगे आपको याद रखनी है कौन कौन सी रखी थी। पहला, एक तो बात यही थी कि जो है संविधान है वो क्या है बनना चाहिए, नेपाल का लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, तो वही मांग है, एक नए संविधान का गठन किया जाए। दूसरा, सर्वदलीय सरकार, क्योंकि अब राजा ने सारी शक्ति अपने पास ले ली थी और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें हटा दिया था सत्ता से, तो इसलिए सर्वदलीय सरकार बने, यानी कि सबकी जो कोई भी दल है उसको हक होना चाहिए सरकार बनाने का। अब देखिए, संसद को बहाल किया जाए, यानी कि आपने देखा कि जो लोकतंत्र में निर्वाचित जो सरकार थी उसे हटा दिया था ज्ञानेंद्र राजा ने 2005 में, तो उसी को लेकर क्या है अब कहा गया, ये मांग रखी गई कि जो संसद है उसे क्या है बहाल किया जाए, दोबारा से क्या है बहाल किया जाए। तो ये 3 मांग रखी गई थी और इन 3 मांगों के आगे क्या है जो राजा है उसे झुकना ही पड़ा। तो उसे कब झुकना पड़ा आपको ध्यान रखना है, राजा जो ज्ञानेंद्र है उसे 24 अप्रैल 2006 में जो राजा है उसे इन 3 मांगों को मानना पड़ा, और जो अंतरिम सरकार है नेपाल में वो बनाई गई। और उस अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री है कौन हुए, क्योंकि उस टाइम पे जो पार्टी कौन सी थी जो ये कर रही थी ये आंदोलन, वो करी थी SPA। तो उन्होंने जो SPA का जो गिरिजा प्रसाद कोइराला है उन्हें क्या प्रधानमंत्री बना दिया अंतरिम सरकार का। और इसके बाद क्या हुआ, 2008 में आपको ध्यान रखना, 2005 में सब कुछ हो गया, 2006 में जो है राजा को बात माननी पड़ी। फिर जो 2008 है उसमें नेपाल के जो राजतंत्र उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, और इसके बाद नेपाल एक संघीय लोकतंत्र गणराज्य बन गया। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो नेपाल में जो राजतंत्र है कब समाप्त हुआ ये बात पूछी जाती है, तो वो है आपका 2008। 2015 में क्या हुआ, एक जो नया संविधान है वो बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है नेपाल के लिए, क्योंकि 3 मांगे थी, संविधान बनाने की, संसद बहाल करने की, और जो है सर्वदलीय सरकार है वो बननी चाहिए। 3 मांगे थी, तो तीनों मांगे पूरी हुई आपने देखा जैसे कि, और ये थी आपके नेपाल की क्रांति। हाँ, अब हम देखेंगे बोल्विया का जो युद्ध है, जल युद्ध, वो देखेंगे, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, वहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे जो बोल्विया है उसका जो जल युद्ध है वो देखेंगे। तो जो बोल्विया है वो क्या है, एक लैटिन अमेरिका एक छोटा सा गरीब देश है। उसमें क्या हुआ, उसकी जो ये जल युद्ध है उसकी शुरुआत कैसे होती है, जब विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या कहता है, इनके ऊपर दबाव डालता है, बोल्विया की सरकार के ऊपर दबाव डालता है कि तुम क्या करो, तुम अपनी जो नगर पालिका में जो जल जो आपूर्ति है उसे क्या कर दो, उसका जो नियंत्रण है उसे छोड़ दो। यानी कि जो सरकार का नियंत्रण हो रहा है नगर पालिका की जल आपूर्ति में, जो जल की आपूर्ति की जा रही है नागरिकों के पास, तो उस पर जो सरकार है वो अपना नियंत्रण छोड़ दे, ऐसा कहा गया विश्व बैंक के को लेकर। विश्व बैंक ने ऐसा कहा। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने जो है निर्णय लिया और उसने क्या किया, जो कोचंबा शहर है, बोल्विया के अंदर ही कोचंबा शहर है, उसका जो अधिकार है, यानी कि जो जल का अधिकार था, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी MNS जो है उसे बेच दिया। यानी कि सरकार ने अपना नियंत्रण हटा लिया। और उसके बाद क्या है, अपना जो सरकार क्या करती है बोल्विया की, वो क्या करती है, कोचंबा जो शहर है उसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनी MNS है उसे क्या कर देती है, जल की जो आपूर्ति वो दे देती है। यानी कि अब जो सरकार है वो कंट्रोल नहीं करेगी, अब कौन कंट्रोल करेगा, MNS करेगा। तो आपको पता होगा जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी थी ये तो क्या प्राइवेट है, तो प्राइवेट क्या करता है, अपना मुनाफा देखता है, वो ये नहीं देखता कि जो जनता है उसे किससे लाभ हो रहा है, या फिर जनता कितना कमा सकती है, कितना नहीं अर्जित कर सकती है, कितने में जो जल है वो खरीद सकती है, कितना नहीं। तो वो ओनली और ओनली अपना प्रॉफिट देखता है। वही चीज़ की बहुराष्ट्रीय कंपनी ने क्या करती है कि जो 4 गुना जो है, यानी कि जितना रेट पर जो सरकार है बोल्विया की, वह सरकार नागरिकों को जल की आपूर्ति करती थी उसे 4 गुना जो क्या करती है वो बढ़ा देती है। यानी कि अब जो है जल 4 गुना ज़्यादा जो है बेचा जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो बोल्विया की जो जनता है उसकी जो आय थी, उसकी जो इनकम थी, अगर देखा जाए प्रति व्यक्ति आय, यानी कि हर व्यक्ति की जो आय थी बहुत ही कम थी। तो वो क्या इतना ज़्यादा जल पर खर्च कर देंगे, जल को खरीदने के लिए, वाटर को खरीदने के लिए, तो बाकी क्या करेंगे वो। तो इसको लेकर अब जो है विरोध तो होना था इस चीज़ को लेकर। तो जो विरोध है इस तरीके से शुरू होता है, जनवरी में शुरू होता है, आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2000 में जो हड़ताल वो शुरू होती है, पर क्या होता है, सरकार के द्वारा बातचीत करके जो ये हड़ताल थी इसे क्या समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद भी जो सरकार है बहुराष्ट्रीय कंपनी से जो ये अधिकार है वो नहीं लेती है वापस। तो इसके बाद फिर से जो लोग हैं फरवरी में करते हैं, इसी साल की फरवरी में करते हैं, फिर से आंदोलन करते हैं। पहले हड़ताल की गई थी, अब जो है आंदोलन किया जा रहा है। तो इस आंदोलन को कौन दबा देता है? जो पुलिस है वो दबा देती है। दमनकारी जो सहारा लेकर जो पुलिस है इस आंदोलन को दबा देती है। इसके बाद भी जो जनता है, क्योंकि जनता कहाँ से पे करेगी इतना ज़्यादा जो प्राइस रखा गया था, तो इसलिए जो जनता है वो अप्रैल में क्या करती है, अप्रैल में जो एक और हड़ताल है वो करती है और मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। पर जनता की जो हड़ताल है, आंदोलन लगातार हो रहे थे, उसकी वजह से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसे क्या शहर छोड़कर भागना पड़ा था। और जब वह शहर छोड़कर भाग जाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो जो पुरानी नगर पालिका होती है उसे क्या पानी की जो आपूर्ति है वो देनी पड़ती है सरकार को मजबूरन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो ये आंदोलन किए जा रहे थे, हड़ताल की जा रही थी, ये क्या है, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं थी, यानी कि किसी पार्टी से बातचीत करके या फिर किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त करके ये जो जनसंघर्ष है या फिर दबाव, क्योंकि इसे दबाव समूह कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो बोलिविया की जो जनता है उसने सरकार के ऊपर दबाव डाला जनसंघर्ष करके। तो ये क्या है, यहाँ पर जो था बोलिविया की जो जनता है उसने किसी प्रकार का भी पार्टी से, जो राजनीतिक जो पार्टी है उससे किसी प्रकार का कोई भी समर्थन नहीं लिया, बल्कि आप देखेंगे कि जो फेडकोर, आपको ध्यान रखना, जो फेडकोर नामक का जो संगठन है उसने क्या किया था, उसने जो साथ है जनता का दिया था और उसके द्वारा क्या हुआ था, जो ये अपना जो ये लक्ष्य थे प्राप्त कर सके थे। तो इस तरीके से जब सरकार क्या है निरंकुश हो जाती है, तो वहाँ पर क्या जनसंघर्ष और जो यहाँ पर दबाव समूह जैसे जो चीज़ें हैं वो प्रयोग की जाती है जनता के द्वारा। तो इसके जो महत्व है वो भी हमें देखने हैं, और भारत में किस प्रकार के दबाव समूह और पश्चिमी में किस तरीके के दबाव समूह वो भी हमें देखने हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, जो बोलिविया, जैसे मैंने कहा, राजनीतिक दल जो है उन्होंने आंदोलन की अगुवाई नहीं की थी, बल्कि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, फेडकोर ने किया था, आपको ध्यान रखना है। और बोलिविया में जो सोशलिस्ट जो पार्टी वो 2006 में जाकर सत्ता में आ गई थी, ये भी बात ध्यान रखनी है, और ये जल संघर्ष की वजह से हुआ था। इसके बाद अगर अब हम देखिए जन संघर्ष को लेकर, तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जन संघर्ष जो है वो दो महत्वपूर्ण तत्व कहे जा सकते हैं, उनके बिना नहीं हो सकता है। तो दो चीज़ ऐसी कौन सी है, पहला संगठन है और दूसरा लामबंदी है। संगठन का मतलब क्या होता है, संगठन का मतलब होता है दो या दो से जो अधिक व्यक्ति मिलकर, जो एक जैसे जिनके उद्देश्य होते हैं, वो दो या दो से अधिक जो व्यक्ति हैं वो मिल जाते हैं और एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या है, संगठित होते हैं, एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका संगठन। अब लामबंदी का मतलब क्या होता है, लामबंदी है उसका मतलब होता है कि जो लोग हैं किसी कार्य को लेकर क्या करते हैं, एक साथ क्या है विरोध करने के लिए एकजुट होते हैं। यहाँ पर क्या विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं और वहाँ पर जो है अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसे प्राप्त करने के लिए इकट्ठे हुए, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये है, ये दोनों चीज़ें जो होती है जनसंघर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना जनसंघर्ष नहीं हो सकता। अब जो है बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ये आपका दबाव समूह देखते हैं। दबाव समूह का महत्व क्या है, तो पहला यहाँ पर महत्व देखा जाए तो सरकार की जो निरंकुशता है उसको सीमित करना होता है। यानी कि जैसे कि नेपाल के जो राजा है वो क्या कर रहे थे, अपनी निरंकुशता को कायम करना चाहते थे, तो उनकी निरंकुशता जो है वो सीमित की गई। इसी तरीके से बोलिविया का भी देखा हमने। तो इस तरीके से क्या है, जनसंघर्ष के द्वारा या फिर दबाव समूह है उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, जो निरंकुशता है उसे सीमित किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर इसका महत्व ये है, इंपॉर्टेंस ये है कि व्यक्ति तथा सरकार के मध्य क्या होता है, संचार के साधन के रूप में जो ये दबाव समूह है वो काम आते हैं। यानी कि जो व्यक्ति हो गए, यानी कि जो जनता हो गई, और जो सरकार है, अगर सरकार कुछ गलत फैसला ले लेती है तो सरकार का विरोध करने के लिए, लोकतंत्र में साफ बात ये है, लोकतंत्र का आधार ही क्या है, आंदोलन है। यानी कि सरकार कुछ गलत जो फैसले वो ले लेती है तो व्यक्ति क्या करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं, और ये जो दबाव समूह होता है वो उसके द्वारा क्या होता है, सरकार और जो जनता है उनके बीच में संचार होता है। यानी कि उनके बीच में जो बातचीत है, यानी कि जनता क्या चाहती है और सरकार क्या करना चाहती है, उसको लेकर जो है बातचीत जो होती है, संपर्क हो सकता है। एक और जो है यहाँ पर, यानी कि जनता अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकती है। अब एक और यहाँ पर है शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में, यानी कि शासन को प्रभावित कर सकते हैं हम जनसंघर्ष या दबाव समूह के द्वारा, जैसे कि अभी हमने देखा, बोलिविया का भी देखा और नेपाल का भी देखा। यानी कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में भी ऐसा हो सकता है, सरकार जो है निरंकुश हो सकती है और उस पर हम क्या है, उस पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार को
सरकार की शक्तियों पर कंट्रोल पाने के लिए, सरकार को प्रभावित करने के लिए, शासन को प्रभावित करने के लिए ये जो जनसंघर्ष या दबाव समूह किए जाते हैं। अब हम देखेंगे जो पश्चिमी और जो भारतीय दबाव समूह हैं उनके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखा जाए तो पश्चिमी जो दबाव समूह है और यहाँ पर लिखा है भारत का दबाव समूह, आपको ध्यान रखना है भारत के अंदर जो दबाव समूह होते हैं उनकी क्या विशेषता है और पश्चिमी जो दबाव समूह उनकी क्या विशेषता है। जो पश्चिमी दबाव समूह है वो क्या करते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व होता है उनका, यानी कि वो किसी भी पार्टी वगैरह से कोई सपोर्ट नहीं लेती हैं बल्कि उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और भारत में जो दबाव समूह है वो दलों से क्या करते हैं, दलों से सहायता लेते हैं, दलों से जो समर्थन है अपना सपोर्ट है दलों से लेते हैं, यानी कि पार्टीज का जो सपोर्ट है वो रखते हैं दबाव समूह, यानी कि पार्टीज के सपोर्ट के बिना दबाव समूह का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर ये है। अब देखिए जो पश्चिमी जो दबाव समूह है उसमें क्या होता है, जो आर्थिक और सामुदायिक जो दबाव समूह है वो अधिक प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। पर भारत में देखा जाए तो भारत में हमेशा क्या धर्म को लेकर चीज़ें होती रहती हैं, आपको पता को धर्म जाति, तो धर्म और जाति को लेकर जो दबाव समूह है वो अधिक जो है प्रभावशाली रहे, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए एक और है, क्योंकि धर्म और जो जाति दबाव समूह हो चाहे जनसंघर्ष हो उसका महत्व तभी है जब जनता क्या है उसे क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो भारत में धर्म और जाति को लेकर, जैसे कि जो ब्रिटिश है उसने भी देखा था कि फूट डालो राज करो की नीति, इसी तरीके से धर्म और जाति को लेकर जब भी कोई मुद्दा छिड़ता है तो क्या करती है भारत की जनता उसे क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे पश्चिमी जो दबाव समूह है उसमें क्या होता है कि जो संसद है, संसद के माध्यम से क्या होता है, जो सरकार है उसे प्रभावित किया जाता है। तो संसद इसमें इंपॉर्टेंट रोल अपना क्रिएट करती है। अब यहाँ पर जो भारत है, भारत में क्या होता है, दलों के माध्यम से जो सरकार है उसे प्रभावित किया जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग वाले में बताया ही था आपको। अब यहाँ पर देखिए पश्चिमी जो दबाव समूह होते हैं वो क्या है, उसमें एकता होती है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकता होती है। पर यहाँ पर भारत में देखा जाए तो एकता का अभाव रहता है, इसमें हमेशा आंदोलन के लिए तत्पर रहते हैं और एकता का अभाव रहता है। तो ये चीज़ें थी, आपको ध्यान रखनी है। यही चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है इसको लेकर, और जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमारा कवर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वीडियो से रिलेटेड वो बताई जाती है। अगर आपको अच्छी लगी आज की क्लास तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे जल्दी ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।